हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारा फिजिक्स का सेकंड क्लास है। ठीक है, मैंने आपको बताया फिजिक्स का टोटल 3 क्लास होगा, ये हमारा सेकंड क्लास है। और ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एओईओ एग्ज़ाम 2025 के लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 का हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहे हैं ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों, और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, एक तरफ हमारा जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है और दूसरी तरफ पीडीएफ जो है वो हिंदी में है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है सिंपल मशीन, साधारण मशीन। तो सिंपल मशीन, साधारण मशीन उस मशीन्स को, उस उपकरण को बोलते हैं जिसका काम होता है, जो हमारा फोर्स होता है, जो बल होता है, उसको बढ़ा देना या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करना। इसमें सिंपल सा अरेंजमेंट होता है। जैसे एग्जांपल है लीवर। लीवर की मदद से हम किसी कार को ये सब उठाते हैं तो कम हम लगाते हैं बल, फोर्स कम लगाते हैं और भारी से भारी कार जो है उड़ जाता है। उसी तरह से पुली, जो हम पुली का यूज करके पानी भरते हैं। व्हील एंड एक्सल, पहिया या धुरी हो, इंक्लाइंड प्लेन्स, झुका हुआ तल हो, या फिर स्क्रू या फिर वेज। तो याद रखिए, ये सब एग्जांपल याद रखिएगा। ये सब सिंपल मशीन है जिसका सिंपल सा काम होता है। जो फोर्स होता है, आप कम फोर्स पे ज़्यादा फोर्स उठा सकते हो। मतलब फोर्स मल्टीप्लाई हो गया या फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो कंडीशंस ये है कि इसमें एक चीज़ होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब लोड बाय एफर्ट, कितना का भार आप उठा रहे हो और कितना आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, उसको मैकेनिकल यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। एक होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता है कि जो आपका एफर्ट है, जो आपने प्रेशर लगाया है, जो फोर्स लगाए हैं, उसके कारण कितना डिस्टेंस मूव हुआ। ठीक है, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, भार द्वारा चली गई दूरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी वेग अनुपात। फिर एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? मैकेनिकल एडवांटेज एम ए बाई वी आर। वी आर मतलब वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। अगर कोई आइडियल मशीन होगा, ठीक है, तो जितना आप फोर्स लगा रहे हैं, जितना आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, उतना आपका वेलोसिटी रेशियो होगा। मतलब दोनों कट के 1 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% आ जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं दोस्तों घर्षण। घर्षण कब लगता है, फ्रिक्शन कब लगता है? तो जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे एक फोर्स लगता है, उसको घर्षण बोलते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है? जब भी दो सरफेस है उसके आपस में सापेक्ष गति होता है, तो उस सापेक्ष गति का विरोध करने के लिए एक फोर्स जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई कोई ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है कोई स्थान पे, तो अगर आप उसको घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, रुका हुआ चीज़ खींच रहे, तो एक आपको दिखेंगे कि जितना आप फोर्स लगा रहे हो उससे ज़्यादा आपको खींचने के लिए उसको लगाना पड़ रहा है। कम फोर्स में वो नहीं लगेगा, क्योंकि ग्राउंड जो है वो ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ था उस पर फ्रिक्शन लग रहा था। अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए बॉल है, या कोई मान लीजिए कोई टेबल है। ठीक है, टेबल इस तरह से है, ठीक है, ऐसे करके इसका है और यहाँ पे आपको रखा हुआ है। तो इसका यहाँ जब ये पॉइंट देखेंगे अंदर वाला, तो ये आपको ऐसे ऐसे प्लेन नहीं दिखेगा, ये आपको ऐसे जिग जैग करके ऐसे दिखेगा। और जो सरफेस है वो भी क्या है, ऐसे ऐसे जिग जैग। तो दोनों में इंटरलॉकिंग हो जाता है, दोनों के सरफेस के बीच में। ठीक, और फ्रिक्शन जो है उसी को बोलते हैं। तो अगर हम उसको, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको उठा रहे हैं या खींच रहे हैं, तो एक फ्रिक्शन लग रहा है। अगर हम इधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो इसका विरोध करेगा और उसको उठाने नहीं या खींचने नहीं देगा, तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जब कोई चीज़ को आप खींच रहे हो, रुका हुआ नहीं है, खींच रहे हो, जैसे कोई जहाँ टेबल है उसको हम इधर से खींच रहे हैं तो एक फोर्स अपोजिट लगेगा, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, मतलब कोई बॉडी अगर रोल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जैसे कोई बॉल है वो गोल गोल घूम रहा है, तो फ्रिक्शन उस पर लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो चीज़ रुका हुआ है उस पर लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। कोई अगर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, घसीटा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। कोई बॉडी रोल कर रहा है, गोल गोल
घूम रहा है तो उसको पे लगता है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसका मतलब कोई बॉडी को अगर आप रोल करके ले जाओगे तो उसको ले जाना आसान होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है कम लगेगा। वहीं कोई बॉडी अगर को खींच के स्लाइड करके ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन जो होगा उससे ज़्यादा होगा, और कोई बॉडी अगर रखा हुआ है तो फ्रिक्शन जाहिर सा बात है फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन की मदद से हम लोग चीज़ वॉकिंग करते हैं। कोई ब्रेक्स जो लगता हुआ है, जैसे हम लोग ब्रेक लगता है तो गाड़ी रुक जाती है, तो वो भी फ्रिक्शन का ही एक है। या कोई भी बॉडी को हम होल्ड करके अपने हाथ में या कहीं रख पा रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही रख पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जितना बल लगा रहे हैं उससे अधिक बल आपको लगाना पड़ रहा है कि उसको दूर करने में, नहीं तो ऑब्जेक्ट को उतना ही फोर्स में उड़ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण एनर्जी कारण क्या होता है, लॉस होता है। और वही लॉस कैसे होता है, वो बॉडी को हीट करेगा या फिर वियर एंड टीयर होता है। तो जो सामान तुम्हारा खींच में टूट फूट जो होता है, वो घर्षण होता है, तो वो किसके कारण होता है, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, अगर हम उस सरफेस को, जैसे ये कोई सरफेस है, इसमें ये इंटरलॉकिंग नीचे वाला सरफेस हो जा रहा है, तो अगर हम ऊपर वाले सरफेस को प्लेन कर दे पूरा काफ़ी हद तक, तो नीचे वाला सरफेस उस पर उतना नहीं लगा पाएगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लुब्रिकेशन करते हैं, स्नेहन करते हैं, या फिर बॉल बियरिंग लगा देते हैं, है ना, या फिर पॉलिश कर देते हैं, तो या स्ट्रीमलाइनिंग या सुव्यवस्थीकरण कर देते हैं, तो फ्रिक्शन कम होगा। कहने का मतलब ऐसा चीज़ जिसके कारण कोई भी सरफेस को आप स्मूथ कर रहे हो, ठीक है, ताकि कांटेक्ट हमारा कम हो उसका नीचे वाले सरफेस है, तो तब जो है हमारा फ्रिक्शन सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट होता है, नाम में से ही क्या है, ग्रेविटी केंद्र, जहाँ पे पूरे बॉडी का क्या होता है, वेट होता है। जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, तो हमारा, हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी का बात करेंगे तो हमारा जो वेट होता है वो नाभि के पास होता है, पूरा वेट। ठीक, उसी तरह से हर बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अलग अलग होता है। जो पीसा की जो हमारा मीनार है वो झुकी हुई है फिर भी नहीं गिरती है, क्यों, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो इस तरह से अगर है, ठीक है, तो आप सोचने का कि गिर क्यों नहीं जा रहा है ऐसे, लेकिन ये नहीं गिरे, क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ नहीं है। यहाँ रहेगा तो तोड़ के नीचे आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ। ठीक है, और यहाँ है तो ये ग्राउंड से नज़दीक है तो ये नहीं गिरेगा, क्योंकि ग्राउंड जो यहाँ से उसको सपोर्ट करके से दे दिया गया, तो ये नहीं गिरेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा नहीं है कि वो बॉडी के सेंटर पॉइंट पे होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का जितना भी वेट होता है उसका आधा जहाँ पे होता है वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे कोई यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, एक समान छड़ है, तो उसका सेंटर ऑफ, मतलब ये रॉड है, यूनिफॉर्म है, पूरा वजन बराबर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मिडिल पॉइंट पे यहाँ होगा। ठीक है, कोई अगर रिंग है, गोल रिंग है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो यहाँ पे होगा। कोई अगर स्फेयर है, गोला है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। कहने का मतलब जहाँ भी उसका पूरा मास कंसनट्रेटेड आधा रहेगा वहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम को संवेग बोलते हैं और इम्पल्स को हम लोग आवेग बोलते हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम हो या इम्पल्स हो, दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, संवेग राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। ये बोलता है कि टोटल जो बॉडी का मोमेंटम होगा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो बाहर से अगर कोई बल अगर नहीं लग रहा है, तो कुल संवेग इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होता है। ठीक है, ये हो गया मोमेंटम का, जो बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी का, और ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। दूसरा होता है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, जब हम बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा फोर्स एक स्मॉल टाइम के लिए लगाते हैं तो उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम जब चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, राइट। अच्छा, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो इम्पल्स का क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, और इसका क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। केजी मास का हो गया केजी, और ये वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, कोई भी बॉल को अगर हम पकड़ते हैं, ठीक है, तो जैसे देखिए कोई प्लेयर है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड पे खड़ा है, इसका यहाँ पे हाथ है, ठीक है, और यहाँ से कोई खिलाड़ी है बॉल को मारा,
तो अगर ये यहाँ पे इसको पकड़ने का कोशिश करेगा हाथ को उठा के, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या करता है, अपना हाथ को नीचे करता है, नीचे करने से फोर्स उसका कम होता है और आसानी से उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो कोई बॉल को पकड़ने के लिए उसको कम, उसके हाथ से बॉल जो है छलके नहीं, बाहर ना चले जाए, तो अपना हाथ को क्या कर देता है, नीचे कर देता है। इससे क्या होता है, उसका मोमेंटम कंजर्व हो जाता है और उसको पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। उसी तरह से हम लोग गाड़ी में जो है कुशन लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, तो वो भी हमारा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ही लगाते हैं और इम्पल्स उस पर कम पड़े। अभी देखो कोई बॉल है, फोर्स तो हमारा वही है। अब टाइम पीरियड, अगर वो लंबे समय तक अगर के लिए पकड़ेगा थोड़ा सा लंबा करके, तो इम्पल्स जो होगा वो हमारा क्या होता जाएगा, उसका थोड़ा सा बैलेंस करके वो रख सकता है, ठीक है। अब है प्रेशर, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट जो होगा प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बार में नापते हैं, ठीक है, और वो एक बार बराबर होता है 1 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। प्रेशर को नापने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको नाम है बैरोमीटर। इसका इन्वेंशन जो किए थे वो किए थे टॉरिसेली ने। कौन किए थे, टॉरिसेली ने, ठीक है। प्रेशर का यूज क्या क्या है, तो सकिंग द स्ट्रॉ, तो जब हम लोग कुछ जैसे पीते हैं माजा वाजा, तो वो हम लोग किसके कारण पीते हैं, प्रेशर के कारण। उसी तरह से वैक्यूम पैक्ड कंटेनर, कुछ कंटेनर होते हैं जो वैक्यूम के द्वारा पैक्ड होता है, वो भी प्रेशर का एप्लीकेशन है। फिर प्रेशर कुकर तो पूरा प्रेशर का ही है, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से बन जाता है, क्यों, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, PV = nRT होता है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर कुकर में हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कम टेम्परेचर पे वो चीज़ बॉयल करने लगता है और खाना जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है डेंसिटी एंड बायंसी, ठीक है। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व तो बोलते हैं और बायंसी को हम लोग बोलते हैं प्लावकता, या फिर हम लोग उसको उछाल भी बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होगा, केजी, और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, तो kg/मीटर क्यूब ऐसा यूनिट हो गया डेंसिटी का। फिर एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब सेम टेम्परेचर पे अगर हम दो सब्सटेंस का डेंसिटी देखते हैं, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर कोई सब्सटेंस का, कोई वस्तु का अगर हम लोग डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, सापेक्ष घनत्व। जो पदार्थ का घनत्व और पानी घनत्व को देखा जाता है, जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं वाटर का डेंसिटी, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस में उस टेम्परेचर का, उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस, उस वस्तु का डेंसिटी कितना होगा। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो ये नापता है भार में कमी। जैसे कोई भी पानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम डाल देते हैं अगर पानी में, ठीक है, तो जितना उसका व्यक्ति, उस ऑब्जेक्ट का वजन होता है, उस वजन के बराबर उतने वो पानी को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं बायंसी, ठीक है, और उसका वेट कम हो जाता है। जैसे कि देखिए कोई नाव है, ठीक है, कोई नाव है, ठीक, तो अगर आप इसको ये पानी में देखोगे तो पानी में इसको मूव करना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही नाव को अगर आप ज़मीन पे फोर्स लगाओगे तो उतना ज़्यादा वो मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पानी में जो फोर्स, पानी में जो ये मूव कर रहा है, तो जितना मान लीजिए ये कोई जहाज़ है, इतना पानी में डूबा हुआ था, ठीक है, तो इस इतने पार्ट का वेट कितना हुआ, ठीक है, उतना वेट कितना हुआ, तो ये कैसे पता चलेगा, तो कितना इसका मास है, जितना इसका मास निकाल लीजिए, कितना ये वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया वो देख लीजिए, ठीक है, राइट। तो उस तरह से पता चल जाएगा कि ये कितना पानी को डिस्प्लेस किया, तो इतने पानी को ये डिस्प्लेस किया, तो जितना वो डूबा हुआ था उतना वेट के बराबर ये पानी को डिस्प्लेस किया, ठीक है। और वो एक फोर्स उसी के रिस्पेक्ट में एक ऊपर फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स। तो बायंट फोर्स क्या किया, इसका जो एक्चुअल वजन था वो कम कर दिया, जितना इसका वेट इसने डिस्प्लेस किया उतना वजन को वो कम कर दिया, ठीक है। और कम का वजन कर दिया तो इसको मूव करना आसान हो जाता है, क्योंकि उतना वेट उसका कम हो गया। इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो कोई भी हमारा जहाज अगर तैर रहा है, या एक हाइड्रोमीटर होता है, ये सब काम जो करता है वो काम करता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, जो ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पे डुबाया जाता है, चाहे फुल्ली या कम्प्लीटली,
तो जितना पार्ट वो डूबा हुआ है उसी का पार्ट का वेट को वो डिस्प्लेस करता है लिक्विड को, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन को हिंदी में पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ये लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, द्रवों का गुण होता है, ठीक है। सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट, जहाँ पे लिक्विड का जो सरफेस होता है वो खींचा हुआ लोचदार इलास्टिक सीट जैसा बिहेव करता है। और क्यों सरफेस टेंशन होता है? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एमंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में सहसंजक बलों के कारण जो है अणुओं के बीच में सहसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव हमारा होता है। जैसे पानी का सोप का बुलबुला बनना, कैपिलरी राइज, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे हम लोग थोड़ा सा पतला सा नली डाल देते हैं तो पानी जो है वो ऊपर उठता है, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा, पानी ऊपर उठ रहा है, ठीक है। उसी तरह से नीडल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी में आपने देखोगे अगर नीडल को हम वर्टिकली ऐसे डाल लें तो वो तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि एक सरफेस टेंशन जैसा प्रॉपर्टी उस पर काम करता है, ठीक है, जो इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके आपस में पार्टिकल को जोड़ के रखता है और ये डूबना नहीं देता है, ठीक है। फिर डिटर्जेंट्स ये सभी जो होता है वो सब काम जो करता है हमारा किस पे, सरफेस टेंशन पे, ठीक है। पानी अब देखोगे पानी अगर हम कहीं छिड़केंगे तो उसका बुलबुला ऐसे करके गोल बनता है, ठीक है, वो फैलता है, ऐसा नहीं है। मरकरी भी देखिएगा, मरकरी भी जो है वो आपका गोल बने, क्योंकि सरफेस टेंशन आपस में जो मॉलिक्यूल में जो पार्टी है वो इसको एक जगह इकट्ठा करके रखता है ना, मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होता है। तो सरफेस टेंशन जो एक तरह का सहसंजक बल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, उसको पसरने नहीं देता है, ठीक है। फिर एक हो गया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं, इसको चिपचिपापन बोल सकते हो, या फिर आप समझ लीजिए विस्कोसिटी मतलब कितना वो गाढ़ापन बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए पानी है और हनी है और आपका वाटर है, ठीक है। तो कौन जल्दी से अगर आपका फैल जाएगा, तो जिसका विस्कोसिटी कम होगा पानी का वो फैलेगा, शायद नहीं फैलेगा, तो उसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। तो कोई भी फ्लूइड है, कोई भी द्रव है, वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके प्रवाह को ये रजिस्ट करने का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लूइड का, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। क्या होता है? पास्कल सेकेंड, ये याद रखिएगा। हनी जो होता है ज़्यादा विस्कस चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। एप्लीकेशन कहाँ है विस्कोसिटी का? तो हम लोग जो इंजन में लुब्रिकेंट यूज करते हैं, इंजन में लुब्रिकेशन यूज करते हैं तो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, तभी वो चिपका रहता है इंजन के साथ, नहीं तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। अगर ग्रीस व्रीस अगर उसका विस्कोसिटी कम दे देंगे तो फैल जाएगा। हम चाहते हैं एक जगह पे उसका लुब्रिकेशन रहे, तो इसके लिए विस्कोसिटी उसको अधिक करते हैं। उसी तरह से मेडिकल जब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, चिकित्सा निदान में ब्लड का विस्कोसिटी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये सब हमने जो आपको बताया उससे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा, आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साउंड, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बाकी उसमें कुछ अगर पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। साउंड जो मैंने बताया था आपको, ये मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक आपका तरंग है। इसके ट्रैवल करने के लिए आपको मीडियम चाहिए, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या गैस का। ये वैक्यूम में ट्रैवल हमारा नहीं करता है, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। मैंने आपको बता दिया जहाँ पार्टिकल का डायरेक्शन मूव करने का और वेव का दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, और इसके में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, संपीड़न और विलयन बनता है। सबसे ज़्यादा स्पीड होता है जो साउंड का वो सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड और गैस में। अगर बात करेंगे हवा का में साउंड का कितना स्पीड है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हवा में, एयर में जो साउंड का स्पीड है वो है आपका 343 मीटर पर सेकेंड। और साउंड जो है वो डिपेंड करता है, स्पीड उसका डेंसिटी पे डिपेंड करता है और मीडियम पे इलास्टिसिटी पे करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे साउंड का जो स्पीड होता है वो हमारा बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद इसलिए गर्मी के समय में स्पीड, साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है और सर्दी में, ठंड में कम होता है, क्योंकि ठंड में टेम्परेचर कम होने के कारण साउंड का स्पीड कम होगा। फिर साउंड का कैरेक्टरिस्टिक हमने कल देख लिया था, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जान लीजिए कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, हम लोग कितने साउंड का आसानी से सुन पाएंगे। तो 0 से 120 डेसीबल साउंड का जो इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड, वो सब हम लोग जो नापते हैं वो डेसीबल में नापते हैं, ठीक है। और 0 से 120 डेसीबल का हम लोग आसानी से साउंड को, मतलब 120 होगा तो कान दर्द करने लगेगा, उससे कम वाले साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। फिर इको मैंने बता दिया था, इको क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। तो जब भी साउंड का रिफ्लेक्शन 0.1 सेकेंड से अधिक टाइम गैप में होगा
तो उसको इको बोल देंगे। इसके लिए मिनिमम जो डिस्टेंस चाहिए हवा में इको होने के लिए वो 17 मीटर चाहिए। फिर एक होता है रिवर्बरेशन, इसको प्रतिध्वनि भी बोलते हैं। ठीक है, इको को प्रतिध्वनि बोलते हैं और रिवर्बरेशन को गूंज बोला जाता है। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है, बहुत समय में होता है और बहुत टाइम के लिए होता है, जो गूंजता है ना। जैसे आप मूवी ये सब में होता है, तो वो सबको कम करने के लिए क्या किया जाता है मूवी में कि कम गुंजन हो, कम रिवर्बरेशन हो, उसके लिए पर्दा यूज किया जाता है, कारपेट यूज किया जाता है या साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ध्वनि अवशोषक पदार्थ द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, कालीन ये सब के द्वारा। उसके बाद कुछ अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, तो अगर तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखें जिसमें तार लगा होता है, तो वायलिन, गिटार और सितार है। अगर विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब हवा फूकने से जो बज रहा है, फ्लूट है या ट्रम्पेट है, तुरही, या फिर परकैसन मतलब पीटने से जो बज रहा है, जैसे ड्रम्स है और तबला है। ठीक है, तालवाद्य इसको बोलते हैं। और हर साउंड का अपना जो है पिच होता अलग होता है। पिच डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, और उसका क्वालिटी होता है। ठीक है, तो अगर स्पीड का देखें साउंड का, तो एयर में 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्पीड होता है 343 मीटर पर सेकेंड, वाटर में होता है 1500 मीटर पर सेकेंड और स्टील में होता है 5000 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम गैस से लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड हमारा क्या होता है, बढ़ता है। आप देखते हैं नॉइज पोल्यूशन, तो नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, सबसे पहले शोर क्या होता है, नॉइज। तो जब भी कोई अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड होता है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि होता है, उसको नॉइज बोलते हैं। फिर एक इसका कारण क्या है नॉइज पोल्यूशन का, इंडस्ट्री, व्हीकल या लाउड स्पीकर, उद्योग वाहन या लाउड स्पीकर। हार्मफुल इफेक्ट अगर हम बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन का, तो स्ट्रेस, हियरिंग लॉस या हाइपर टेंशन। ध्वनि प्रदूषण के कारण तनाव, श्रवण का हानि, उच्च रक्तचाप हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पेड़ लगाएंगे तो उससे साउंड एब्जॉर्ब रहेगा, या साउंड बैरियर्स बना दीजिए, ध्वनि अवरोधक, तो साउंड क्रॉस नहीं कर पाएगा, या कानून बना के भी नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, देखिएगा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी जो सुपर कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी हमने कल देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो सबसे जीरो होता है। इसमें मेसनर इफेक्ट होता है, इसमें जो डायोमैग्नेटिज्म को शो करता है, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को वो रिपल्सन कर रहा है, ठीक है, दूर भेज रहा है, ठीक है, तो उसको मेसनर इफेक्ट कहते हैं और सुपर कंडक्टर ये दिखाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, सुपर कंडक्टर का यूज क्या है, तो मैगलेव ट्रेन हो, एमआरआई मशीन हो, सुपर फास्ट स्विच हो, या पावर केबल्स विद जीरो लॉस हो। ठीक है, तो मैगलेव ट्रेन, एमआरआई मशीन, सुपर फास्ट स्विच, शून्य हानि वाली विद्युत केबल, ये सब जो है सुपर कंडक्टर का एप्लीकेशंस है। अगर हम और भी एप्लीकेशन देखें सुपर कंडक्टर का, ठीक है, तो सोलर सेल में यूज होता है सुपर कंडक्टर, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। फिर एक एलईडी होता है, ये जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये लाइट इससे निकलता है, तो भी सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल है। फिर एक लेजर होता है, लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। और एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट हो या माइक्रोचिप्स हो, ये सब आपको कंप्यूटर मोबाइल में यूज होता है, तो ये इसमें भी सुपर कंडक्टर का रोल होता है। ये इसलिए मैं क्यों यूज करते हैं सुपर कंडक्टर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारा रेजिस्टेंस इसका ना के बराबर होता है और इसमें करंट को आसानी से ये फ्लो होने देता है। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो ये हो गया। अब हम लोग स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम बात करते हैं। तो प्रथम जो है, ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो है था वो यूएसएसआर सोवियत संघ ने 1957 में बनाया था, जिसका नाम है स्पुतनिक 1। फर्स्ट लिविंग बींग डॉग लाइका, पहला बार जो जीवित अगर हम प्राणी अगर कोई अगर रखा गया था, ठीक है, स्पेस में, तो उसका नाम था स्पुतनिक 2 के द्वारा रखा गया था। फिर फर्स्ट प्रोब टू इम्पैक्ट मून, ठीक है, चंद्रमा पर प्रभाव डालने वाला पहला जो यान था उसका नाम था लूना 2, ये भी यूएसएसआर का है। पहला मैंड मून लैंडिंग, चांद पे सबसे पहले मानव युक्त जो लैंडिंग किया गया था वो अपोलो 11 मिशन था अमेरिका का। ठीक है, और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन थे 1969 अमेरिका में। पहला ह्यूमन जो स्पेस में गए थे उनका नाम था यूरी गागरिन और वो थे यूएसएसआर के 1961 में। उसके बाद फर्स्ट वीमेन जो स्पेस पे महिला गई थी वो गई थी यूएसएसआर की, उनका नाम था वेलेंतीना तेरेस्कोवा। फिर भारत के पहले इंडियन जो स्पेस में गए थे
वो यूएसएसआर के स्पेस मतलब हम बोलने की व्हीकल से गए थे, ठीक है, यान से। उसका नाम था सोयूज T11 और उन व्यक्ति का नाम था राकेश शर्मा, इंडिया के थे, 1984 में गए थे। तो ये हो गया स्पेस साइंस में फर्स्ट, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर भारत का अगर हम स्पेस प्रोग्राम अंतरिक्ष कार्यक्रम देखेंगे तो इसरो इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। आर्यभट्ट 1975 में फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट था, इसको सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। भास्कर 1 और 2 जो है वो सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए हमारा उपग्रह है। इनसैट सीरीज का जो सेटेलाइट्स हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते होते हैं, संचार के लिए। इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन के लिए यूज किया जाता है। जीसैट सेटेलाइट जो है एडवांस कम्युनिकेशन उन्नत संचार के लिए किया जाता है। नाविक जो है वो भारत का खुद का हम बोल सकते हैं मतलब होम मेड जीपीएस है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस हो गया पूरे विश्व के लिए। और इंडिया का अपना जो है वो है नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं इसको, या फिर इसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम। ये ग्लोबल नहीं है, भारत का है। भारत का लगभग जो हमारा एरिया है 1500 किलोमीटर एरिया को ये कवर करता है पूरा। हम देखें अगर ये इंडिया है तो इंडिया के ये 1500 किलोमीटर पूरा एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। वहाँ पे ये कम्युनिकेशन देने में मदद करेगा, उसको बोलते हैं नाविक या फिर IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, ठीक है। अगर भारत का लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे कि जिसके द्वारा सेटेलाइट हमारा लॉन्च होता है, भेजा जाता है अंतरिक्ष में या कहीं और भी, तो पहला है SLV। ये सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये एक्सपेरिमेंट सेटेलाइट है, कोई एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ये किया जाता है। फिर है ASLV ऑगमेंटेड SLV, ये एडवांसमेंट हुआ था। SLV सबसे पहले आया था, उसके बाद ASLV हुआ। फिर आया PSLV पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल या पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर ऑर्बिट में सेटेलाइट को लॉन्च किया जाता है और कभी कभी हम लोग बाकी इक्वेटोरियल ऑर्बिट में भी करते हैं। देखो पोलर जो हमारा ऑर्बिट होता है वो नज़दीक होता है, जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सेटेलाइट का वेट कम है तो आप पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सेटेलाइट को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं हाइयर ऑर्बिट में भी, अगर सेटेलाइट का वेट कम है तो, ठीक है। PSLV सबसे सक्सेसफुल है और इसके द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 और मंगलयान 1 मिशन को। फिर GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भारी भारी चीज़ों को दूरी तक भेजने के लिए ये काम किया जाता है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जाता है। फिर है SSLV स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है ताकि कम पेमेंट पे छोटे छोटे उपग्रह को लॉन्च किया जा सके। अगर भारत का हम स्पेस मिशन देखेंगे तो पहला हमारा है चंद्रयान 1, ठीक है। चंद्रयान 1 2008 में गया था और इन्होंने बताया कि चांद पे क्या है, पानी है, वाटर है। चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था, इसका ऑर्बिटल तो सक्सेस हो गया था, लेकिन जब ये लैंड किया तो ये क्रैश हो गया। तो चंद्रयान 2 जो है फोटो खींचा घूम घूम के ऑर्बिट का, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करता है मून के साउथ पोल में, और भारत जो है फर्स्ट नेशन बन जाता है जो मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है। याद रखिए, मून के साउथ पोल पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मून पे लैंडिंग करने वाला पहला देश है, नहीं, मून के साउथ पोल पे, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि जाके क्रैश कर गया, नहीं, जाके वहाँ पे धीरे धीरे करके उतरा और फिर वहाँ से हमारा जो विक्रम लैंडर लैंड किया और प्रज्ञान रोवर जो निकला और फिर जो है कुछ डिस्टेंस गया और फोटो वोटो खींच के और फिर विक्रम लैंडर के पास आ गया और फिर हमको जो है फ़ोटो वो मिल गया। तो इसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। तो इंडिया पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा। फिर मंगलयान मिशन था, मंगलयान को बोलते हैं मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है, मॉम मिशन भी बोलते हैं MOM। 2013 में इंडिया ने लॉन्च किया और भारत पहला देश एशिया का बना जो मार्स का ऑर्बिट जो किया। फिर आदित्य L1 मिशन 2023 का, भारत का ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ये सूर्य के नज़दीक जाएगा और फोटो वोटो खींच के भारत को भेजेगा। फिर गगनयान मिशन आने वाला है जो ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस सेटेलाइट मिशन है, जिसके द्वारा अभी हमने देखा कि हम लोग जो स्पेस में गए हैं वो दूसरे देश के सेटेलाइट से गए हैं, अपना भारत का सेटेलाइट से नहीं गए। तो लगभग 3 अंतरिक्ष यात्री को
एस्ट्रोनॉट को भारत जो है गगनयान मिशन के द्वारा भेजने की कोशिश कर रहा है स्पेस में। इसके लिए हम बहुत सारे देश का सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे रसिया वसिया का, लेकिन हमारा ट्रेनिंग व्रेनिंग भले वहाँ पे होगा, लेकिन सारा प्लान हम यहाँ से करेंगे कि अपने सेटेलाइट से उसको भेजेंगे। लॉन्च व्हीकल हमारा अपना होगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको बताया था, उसी से रिलेटेड है, आपको बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियाज पोलर एंड अंटार्कटिक रिसर्च, भारत का ध्रुवीय और अंटार्कटिक अनुसंधान। तो भारत का पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जो है, जो अंटार्कटिक में रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। और दूसरा जो है वो मैत्री है। भारती जो है वो हमारा रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। कहाँ पे? तो भारती जो है वो मॉडर्न रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक के लिए। इंड आर्क 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये भारत का पहला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक में। भारतीय ऊपर था, आर्कटिक का ही था, ये पानी के अंदर है, इंड आर्क नाम उसका। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम, अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में थोड़ा थोड़ा देखें तो ISS जो हमारा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो आपका अमेरिका, रसिया, यूरोप, जापान और कनाडा, टोटल 5 का ग्रुपिंग के द्वारा ये बनाया गया है। उसका नाम क्या है? कौन कौन किया है? अमेरिका है, रूस है, यूरोप है, जापान है और कनाडा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च किया जाता है, मतलब सूक्ष्म गुरुत्व एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वहाँ पे रिसर्च किया जाता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करके। और यहाँ पे आप देखेंगे भारत के लोग भी जब स्पेस स्टेशन में कहीं मतलब जाते हैं तो यहाँ पे रुक के फिर वो कहीं और भी जाते हैं ना, आपने देखा भी होगा। जैसे सुनीता विलियम्स फंस गई थी, तो उसके बाद उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ला के फिर वहाँ से उसको फिर रेस्क्यू किया गया था इंडिया में। तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस स्टे है ये, दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष प्रयास के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च किया गया था इसको 1998 में, ठीक है। भारत भी अपना स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च कर रहा है, ठीक है। वो भी हम लोग का प्लान है, अभी नहीं, चाइना तो धीरे धीरे कर ही रहा है, तो ये चीज़ है। अगर हम कुछ फेमस फिजिस्ट के बारे में, प्रसिद्ध भौतिकविदों के बारे में देखेंगे तो पहले अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इन्होंने दिया था, और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इनको नोबेल प्राइज़ 1921 में मिला था। और E=mc² है, मतलब एनर्जी को इन्होंने बोला कि मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर अगर आइजैक न्यूटन के बारे में बात करेंगे तो आइजैक न्यूटन जो है लॉ ऑफ मोशन दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 मोशन का लॉ दिए थे। इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बोला था, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इन्होंने ऑप्टिक्स पे काम किया था, प्रकाशिकी पे। इन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्तक दूरबीन पे भी इन्होंने बात किया था। फिर उसी तरह से गैलीलियो और फैराडे के बारे में अगर हम देखें तो गैलीलाई इनका नाम था। मॉडर्न साइंस के इनको फादर बोला जाता है, आधुनिक विज्ञान के जनक। इन्होंने टेलीस्कोप को और भी अच्छा बनाया था। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि निर्वात में, वैक्यूम में सभी बॉडी जो है एक साथ इक्वली जो है फॉल करेंगे वैक्यूम में। इन्होंने जुपिटर का उपग्रह के बारे में खोज किया था। उसके बाद माइकल फैराडे के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात किया गया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और मैग्नेटिक फील्ड कहीं जनरेट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होने लगेगा। इसी पे आपका जो है ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, इंडक्शन, ये सभी काम करता है। फिर इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का दिया था कानून, ठीक है, विद्युत अपघटक का, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक की मदद से किसी चीज़ को तोड़ना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। जैसे पानी को तोड़ रहे हैं H2+O2 में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, तो विद्युत के मदद से अपघटन करवाने को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है। जेम्स क्लर्क जो मैक्सवेल है, ये इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एकीकृत और विद्युत मैग्नेटिज्म को एक करके बताया। मैरी क्यूरी जो रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिर हेनरी बैकरेल जो है वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में, प्राकृतिक रेडियो धर्मिता के बारे में बात किया था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। नील बोर जो है, बोर का एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया 1913 में। जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी किए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, और इन्होंने इसके लिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जब
पढ़ते थे क्लास 10th के बाद पहले, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ये सब। तो कौन किया था? रदरफोर्ड, और उन्होंने इसके द्वारा न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंडियन अगर फिजिस्ट के बारे में देखेंगे, भारतीय भौतिकविदों के बारे में, तो सीवी रमन जो थे, इन्होंने रमन इफेक्ट बताया था। रमन इफेक्ट जो है प्रकाश का स्कैटरिंग से, प्रकाश का परिकिरण से रिलेटेड है। इनको नोबेल प्राइज़ भी 1930 में मिला था। फिर सुरेंद्र नाथ बोस जो थे, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इन्होंने बोसोन्स बनाया, बोसोन्स डिस्कवर किया, और बोसोन जो है एक तरह का पार्टिकल होता है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल इसको बोलते हैं, तो इनके नाम पे पड़ा। और इन्होंने जो है जैसे 3 होता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, पदार्थ की अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है, ठीक है, फोर्थ जो स्टेट ऑफ मैटर था वो था आपका प्लाज्मा, और 5वां जो था वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता था। उसके बाद मेघनाथ अगर साहा के बारे में बात करेंगे, तो ये जो था एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड थे, खगोल भौतिकी से, और इन्होंने शाह आयनाइजेशन इक्वेशन, शाह आयनीकरण समीकरण दिया था। फिर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात करेंगे, तो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक थे, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु कार्यक्रम के फादर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन के बारे में अगर देखें, तो एक्सरे का इन्वेंशन जो किए थे वो विल्हेम रोएंटजन ने किया था 1895 में। बल्ब का किए थे थॉमस एडिसन ने। टेलीफोन का किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। वायरलेस टेलीग्राफी या रेडियो का किए थे गुग्लियमो मार्कोनी ने। टीवी का किए थे जॉन लॉगी बेयर्ड ने। ये सब हम लोग पढ़े हैं पहले, है कि नहीं, बचपन में पढ़ते थे हम लोग। कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज कहते थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कंप्यूटर के बारे में। और आधुनिक कंप्यूटर का जो इन्वेंटर थे, उनका नाम है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। लेजर का किए थे थियोडोर मैमन ने, ठीक है। ट्रांजिस्टर का किए थे बार्डिन, ब्रेटेन और सॉकले ने, ठीक है। अगर नोबेल प्राइज़ अगर हम देखें तो 1901 में, ठीक है, एक्सरे के लिए रोएंटजन को मिला था नोबेल प्राइज़। आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में मिला था। सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में मिला था। बार्डेन, ब्रेटेन एंड सॉकले को ट्रांजिस्टर के 1956 में मिला था। कॉर्नेल, वीमेन, कैटरली, तीनों को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए मिला था। और एस्पेक्ट, क्लाउजर, जेलिंजर को क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए 2022 में मिला था, ठीक है। हम लोग जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि 2024 का किसको मिला था, 2025 का, ठीक है। वो जब करंट अफेयर देखेंगे हम लोग स्टार्ट तब वो कर लेंगे। उसके बाद अगर हम भारत का स्पेस अचीवमेंट, भारत का अगर हम उपलब्धि देखें अंतरिक्ष में, तो चंद्रयान 3 जो है पहला भारत का स्पेस मिशन था जो मून के साउथ पोल में दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सोलर ऑब्जर्वेटरी हमारा आदित्य L1, आदित्य मतलब सूरज होता है, L1 मतलब लैंग्रेज पॉइंट 1, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग गगनयान मिशन कर रहे हैं घोषित, जो चालक जिसमें जाएगा 3 लोग, ठीक है। उसके बाद कुछ ये क्वेश्चन है जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा उससे आप देखिएगा बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट के बारे में। तो सबसे पहले लाइट का बेसिक्स देखते हैं। तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जो जिसकी मदद से हम कोई चीज़ को देख सकते हैं और जो हमको दिखता है, विजिबल है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होमोजीनियस मीडियम में ट्रैवल करता है, ठीक है। और लाइट जो होता है उसका स्पीड वैक्यूम, इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, कहीं भी यह ट्रैवल कर लेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मीडियम में रहेगा तो ट्रैवल करेगा, बिना मीडियम का भी कर जाता है। लाइट का डुअल इफेक्ट होता है, एक तो ये पार्टिकल जैसा बिहेव करता है जिसके बारे में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आगे देखेंगे भी। और दूसरा पार्ट जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, उसका वेव नेचर भी होता है, जिसके कारण इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन ये सब होता है, व्यवधान या विवर्तन ये सब। तो लाइट का डुअल नेचर होता है, दो प्रकृति होता है, पार्टिकल जैसा भी ये बिहेव करता है, ठीक है, कण जैसा भी और तरंग जैसा भी ये बिहेव करता है। उसके बाद लाइट का अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट कहीं पड़ा ये कोई सरफेस पे और इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट पड़ा तो लाइट, ये इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे, आपतित किरणें। और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरणें। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट जो एंगल बनाता है उसको आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरणें जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, और आपतन कोण, नॉर्मल और परावर्तन कोण तीनों एक पॉइंट पे होता है। ठीक है, ये दो लॉ जो है परावर्तन के, दो नियम है। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित। ठीक है, जो उसके लिए चिकना सरफेस चाहिए, ये सरफेस जो होगा वो चिकना होगा पड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मिरर है। और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें वो होता है खुरदरी सरफेस पे। ठीक है, विसरित रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण। तो गोलाकार दर्पण के लिए सबसे पहले देखिए, ये हमारा गोल शीशा है। ठीक है, ये अंदर अगर पॉलिश्ड होगा, अंदर पॉलिश होगा अंदर, इसको काट दोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, ये तो हमारा पॉलिश रहेगा, और ये सरफेस जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये डाइवर्जिंग मिरर भी होता है, इसको डाइवर्जिंग क्योंकि लाइट अगर इस पर पड़ेगा तो इसको वो डाइवर्ज कर देता है, दूर भेज देता है इधर। ठीक है, तो फिर हम लोग को वापस इसको खींचना पड़ता है। ठीक है, वापस इसको हम खींचना पड़ता है, तो यहाँ पे इमेज बनता है। ठीक है, तो ये इमेज हमेशा इसमें सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है, और छोटा साइज का होता है, और हमेशा इरेक्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वहीं अगर मान लो ये कोई हमारा शीशा का गोला था, ये बाहर में पॉलिश था, बाहर में। ठीक है, बाहर में, तो जब इसको हम काट रहे हैं तो हमारा इस तरह से बनेगा, ये बाहर में पॉलिश रहेगा और अंदर, तो लाइट जो होगा इसमें पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ पे इमेज बनाएगा। तो जिधर जिससे हमारा लाइट जा रहा था वहीं पे इमेज बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन इधर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है। इसलिए जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है, वो होता है डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा सब बन सकता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनेगा उत्तल दर्पण में, वो हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। कॉनकेव मिरर जो होता है अवतल दर्पण, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, सेविंग मिरर में, सेविंग दर्पण में, हेडलाइट या रिफ्लेक्टर में यूज होता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे उत्तल दर्पण का, तो ये रियर व्यू जो मिरर होता है व्हीकल में, जो गाड़ी पीछे देखने के लिए यूज होता है ना, हमने देखा है पीछे से कोई गाड़ी या साइड में जो मिरर होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वहीं जब सेविंग मिरर जो होता है जिसमें आपको चेहरा बड़ा दिखना चाहिए वो कॉनकेव मिरर होगा। हेडलाइट जो होता है गाड़ी का हेडलाइट, उसमें भी जो मिरर लगा होता है क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करना है लंबे एरिया में, तो कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। अब सारी दर्पण, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, इसको, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, अपसारी दर्पण होता है। तो ये हो गया लाइट का रिफ्लेक्शन। दूसरा हम देखते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, ये क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो सीधा नहीं जाता है बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। जैसे मान लो ये रेयर मीडियम है, लाइट गया मान लो हवा से पानी में, तो हवा जो है थोड़ा रेयर हल्का है, पानी जो है थोड़ा डेंस है। तो जब भी हवा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, ये नॉर्मल है, तो हवा ऐसे गया, इसको मतलब लाइट ऐसे गया तो सीधा नहीं जाके ये थोड़ा सा नॉर्मल, ये नॉर्मल हमारा है तो नॉर्मल की तरफ लाइट ऐसे बेंड कर गया, देखो। ठीक है, तो लाइट जो था वो सीधा जाने के जगह वो क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड कर गया, तो लाइट ऐसे गया। ठीक है, ऐसे गया, इसको सीधा जाना था, ऐसे नहीं जाके ऐसे बेंड कर गया। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, रेयर मीडियम ये है डेंसर मीडियम में जाएगा, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और वहीं लाइट अगर उल्टा जाएगा डेंसर मीडियम से, मान लो लाइट इधर से ऐसे ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम, तो जब ऐसे तो सीधा नहीं जाके ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ नहीं मूव किया, देखो नॉर्मल से दूर मूव किया। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गया तो लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है, और रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल से नज़दीक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल, तो दोनों में एंगल जो बना θ1, ये हो गया इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल, तो उसके साथ जो एंगल बनाया वो कहलाता है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो पहला क्या है कि उसमें हमने देखा है, ठीक है, परावर्तन के नियम में क्या देखा कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें एक इक्वेशन बनता है n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। n1 हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n2 हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n1 इंटू साइन θ1 बराबर n2 इंटू साइन θ2। ठीक है,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो स्पीड लाइट का ले लीजिए वैक्यूम में कितना है, और जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, उसमें उस मीडियम में लाइट का स्पीड देख लीजिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो हमको आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, अब यहाँ देखो आप, तो यहाँ देखिए हमने क्या बोला, जब भी लाइट जो होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर जाता है। जैसे लाइट यहाँ से, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम, तो ये हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर गया। तो जब हम इसको और बढ़ाते जाएंगे, मान लो इस लाइट को हम यहाँ से भेजेंगे तो ये और नॉर्मल से दूर जाएगा, फिर यहाँ से भेजेंगे तो ये और नॉर्मल से दूर जाएगा। तो जब लाइट हम बढ़ाते रहते हैं, लाइट का एंगल, ठीक है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेखा, और लाइट डेंसर से रेयर जाता है, तो कोई ऐसा हमारा इंसिडेंट रे होगा जो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मुड़ते रहेगा लाइट, तो कभी तो आएगा कि जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका ऐसे चला जाएगा। अब फिर थोड़ा सा अगर बढ़ाओगे तो लाइट जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कौन सा, जब हमारा ऐसा इंसिडेंट रे का लाइट का एंगल जिसके कारण हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हॉरिजॉन्टल निकल जाए और थोड़ा सा हम बढ़ाने पे ये सेम मीडियम आ जाए, तो क्या हो गया, जो हमको रिफ्रैक्शन होना था वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट इधर से गया और इधर टकरा के वापस इधर आ गया। ठीक है, मुड़ के। ठीक है, उसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, TIR शॉर्ट में बोलते हैं। ये ऑकर्स व्हेन लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, उसे थोड़ा सा अगर आपने इंसिडेंट का एंगल को बढ़ाया तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर मीडियम, सेम मीडियम में आ जाता है। ठीक है, तो उसको तब होता है ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है। ठीक है, आपतन कोण जो होता है क्रांति कोण से अधिक होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो मृग तृष्णा बनता है उसमें भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हीरा जो चमकता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा लेंस के बारे में देखते हैं, लेंस के बारे में। ठीक है, तो आप जो मिरर जैसा प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे कॉन्केव मिरर जो होता है जिसको बोलते हैं अपसारी। ठीक है, ठीक है, कॉनकेव मिरर को क्या भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। तो जैसा कॉनकेव मिरर बिहेव करता है उसी तरह से कन्वेक्स लेंस करता है। तो अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, दोनों का प्रॉपर्टी अपोजिट होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो जिस तरह से कॉनकेव जो मिरर था वो हमेशा क्या देता था, कॉनकेव जो मिरर था, ठीक है, वो क्या देता था, कभी सीधा इमेज देता था कभी उल्टा। तो उसी तरह से यहाँ कॉन्वेक्स जो लेंस होगा जिसको कन्वर्जिंग बोल देंगे अभिसारी, वो सीधा इमेज देगा या उल्टा, रियल या वर्चुअल। ठीक है, उसी तरह से वास्तविक या आभासी देगा। उसी तरह से जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो हमेशा सीधा इमेज देता था, वर्चुअल देता था, छोटा देता था। तो जो कॉन्केव लेंस होगा, जो अवतल लेंस होगा, वो अपसारी होगा, डाइवर्जिंग होगा, वो हमेशा छोटा, ठीक है, सीधा आभासी इमेज देगा। तो एक लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f जो होगा वो फोकल लेंस होगा, v जो होगा वो इमेज का डिस्टेंस हमारा ऑप्टिकल सेंटर से कितना है उसको v बोल देंगे, और u जो होगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से, उसको u बोल देंगे। तो फार्मूला बनेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो जब आपको पता है कि जो हमारा वाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश होता है, जब वो 7 कलर में बट जाता है, जब हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो उसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों जिसमें विबिग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे अधिक होता है और वायलेट का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसको डिस्कवर किए थे प्रकाश का प्रकीर्णन को न्यूटन ने किया था। ठीक है, और क्यों जो है लाइट अलग अलग में बढ़ जाता है, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण वो अलग अलग फॉर्म में बटेगा, डिवाइड होगा, बेंड होगा, अलग अलग वेवलेंथ्स के अलग अलग होगा।
ठीक है। तो रेनबो जो होता है वो प्राकृतिक उदाहरण है, उसके लिए कोई प्रिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इंद्रधनुष जो हमारा बनता है उसमें बादल में जो बूंद होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वही प्रिज्म का काम करता है, और उससे जब हमारा लाइट क्रॉस करता है तो 7 लाइट कलर में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। अगर हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से रिलेटेड उसके बारे में देखें तो माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्म दर्शी के द्वारा छोटे चीज़ों को देखा जाता है बड़ा करके। टेलीस्कोप में क्या करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं दूरबीन से। कैमरा जो होता है, कैमरा में याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस बताया था मैंने, हमेशा क्या बनता है उसमें छोटा इमेज जो है भी बनता है और बड़ा इमेज बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, तो उसके लिए बैलेंस करना होता है। तो कैमरा में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। फोटोग्राफिक प्लेट या सेंसर भी इसमें उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में प्लेन मिरर्स होता है, हम लोग बचपन में बनाते भी थे। पेरिस्कोप की मदद से सबमरीन के ये यूज होता है और पानी के ऊपर देखने का मदद में ये देखते हैं, हम लोग बनाते भी थे। जैसे कि मान लो ये हमारा पानी है, इसमें कोई सबमरीन डूबा हुआ है और हमको देखना है यहाँ पे क्या है, तो इसके यहाँ पे एक पेरिस्कोप होता है, इस जेड के आकार का, ऐसे जेड आकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर हम लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ से कोई लाइट जो होता है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर लाइट ऐसे जाएगा, ठीक है, लाइट पड़ेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा और इधर से यहाँ पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो वो देख लेगा, पानी के अंदर से पानी के बाहर देख सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसको हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं। ठीक है, ये बचपन में लोग बनाते भी थे। इसमें यूज जो होता था वो होता है प्लेन मिरर्स, और ये सबमरीन में पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है पानी को ऊपर देखने के लिए अंदर से कि क्या है ऊपर। फिर एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कोई भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल जो है नापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग मानव के आँख के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव के आँख में भी हम लोग का लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस है हमारे आँख में लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है। रेटिना क्या है, रेटिना वो पोर्शन है जहाँ पे हमारा इमेज बनता है, ठीक है, स्क्रीन होता है जहाँ पे हमारा छवि बनता है कोई चीज़ का। फिर उसके बाद एक मसल होता है जिसको बोलते हैं सिलियरी मसल, ये लेंस को क्या करता है, उसका फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। जैसे कोई चीज़ को, कोई जब हमको दूर कोई चीज़ देखना है तो हमारा जो है फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ को नज़दीक वाले चीज़ को देखते हैं तो हमारा आँख जो होता है रिलैक्स होता है, तो लेंस उसमें क्या होगा, मोटा होगा। कोई भी लेंस मोटा होता है तो उसका फोकल लेंथ कम होता है। ठीक है, वहीं जब कोई चीज़ को हमको दूर को देखना होता है तो हमारा जो लेंस होता है वो पतला हो जाता है, और लेंस पतला होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद सिलियरी मसल क्या करता है, वही फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है लेंस का, हमारा आँख में जो होता है। अगर आँख का कुछ हम लोग दोष देखेंगे तो पहला है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति जो है वो निकट का चीज़ को नहीं देखता है, दूर का चीज़ देख लेता है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस यूज करते हैं। फिर हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति जो है वो नज़दीक का चीज़ नहीं देख पाता है, दूर का चीज़ देख लेता है। ठीक है, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते हैं। फिर एक होता है प्रेस बायोपिया, इसमें दूर का चीज़ और नज़दीक का चीज़ दोनों को देखने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसको बायफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस से यूज करते हैं। फिर है एस्टिग्मेटिज्म, इसमें जो हमारा लेंस होता है, ठीक है, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसको सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से जो हमने पढ़ा, आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम वेब ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं, तरंग प्रकाशिकी के बारे में देखते हैं। तो हमने बताया था लाइट का 2 प्रॉपर्टी होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, कण जैसा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसी का एक एग्जाम्पल है, उसका एप्लीकेशन है। और दूसरा वेव नेचर होता है जिसमें हम लोग पढ़ते थे डिस्पर्सन, ठीक है, स्कैटरिंग, ये सब। तो वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश का हम लोग वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट का अपना वेव प्रॉपर्टी होता है, इसको एग्जाम्पल जैसे है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन और पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो कोहेरेंट वेव्स, ठीक है, जब दो कोहेरेंट वेव्स, दो सुसंगत तरंग का जब अध्यारोपण होता है, सुपरपोजिशन होता है, दोनों मिल जाता है, कोहेरेंट है, एक जैसा है, तो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनता है, उज्ज्वल और अंधेरा फ्रिंज बनता है, उसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर एक होता है डिफ्रैक्शन, जब मान लीजिए कोई लाइट फ्लो हो रहा है, ठीक, जा रहा है, उसके सामने एक ऑब्स्टेकल आ गया जो जिसका जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के जैसा है, मतलब बहुत छोटा साइज है जिसका वेवलेंथ के जैसा, तो लाइट क्या करेगा, उसके ऑब्स्टेकल के चारों तरफ बेंड कर जाएगा, बाधाओं के चारों ओर प्रकाश का मुड़ना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। फिर एक होता है पोलराइजेशन,
इसमें क्या होता है, लाइट जब फ्लो करता है तो उसका जो रेस्ट्रिक्शंस होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है वेव का, पार्टिकल्स का, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ लाइट रेस्ट्रिक्टेड इन वन प्लेस, एक प्लेस में उसका वाइब्रेशन जो था रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, जो हमको देखने को मिलता है ट्रांसवर्स नेचर में, ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण जो देखने को मिलता है वो पोलराइजेशन के कारण होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब आपको मैच करने दे सकता है कि इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, या फिर हमारा जो पोलराइजेशन है वो सब लाइट का वेव नेचर का है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के वेव होते हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो जब हम उसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो हमको एक जो मिलता है उस स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक अरेंजमेंट जो मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, कि पेनेट्रेट्स अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर को कौन सा पेनेट्रेट कर जाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा। तो वाई माने यस हो गया, एम माने नो। तो रेडियो वेव पेनेट्रेट कर जाता है, माइक्रोवेव उतना नहीं करता है, इंफ्रारेड उतना नहीं करता है, विजुअल वेव कर जाता है, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे और गामा रे, ये सब जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अगर हम वेवलेंथ के बारे में देखेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे रेडियो वेव से, माइक्रोवेव से, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे या गामा रे, तो आपका जो वेवलेंथ होगा वो देखिए घट रहा है, 10⁻², 10⁻⁵, 10⁻6, 8, 10, 12, ऐसे याद करना है। तो वेवलेंथ हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे कोई बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग्स कौन सा वेव जनरेट करता है, रेडियो वेव्स। ह्यूमन्स जो है वो आपका रेडियो और माइक्रोवेव के नीचे, बटरफ्लाई वो माइक्रोवेव, नीडल पॉइंट है वो इंफ्रारेड, फिर प्रोटोजोन्स ये सब विजिबल्स, मॉलिक्यूल्स हो तो अल्ट्रावायलेट, एटम्स एक्स रे, एटॉमिक न्यूक्लियाई गामा रे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखोगे तो वेवलेंथ जाने से इधर घट रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, देखो 10⁴, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हो गया। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा आपको एक चीज़ और करना है, साइंस तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, ठीक है ना, पीडीएफ भी दे ही रहे हैं, साथ में आप लूसेंट ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। लूसेंट से बहुत सारा फैक्चुअल जो चीज़ है वो आपको याद रख करना है। हर सब्जेक्ट का कंबाइंड एक लूसेंट आता है जिसमें सारा सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है ना, साइंस होता है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। इसमें इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है, इसमें ज्योग्राफी नहीं है तो ज्योग्राफी आप छोड़ दीजिएगा, तो पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमी और हिस्ट्री, ये 3 चीज़ जो है आप लूसेंट से भी साथ साथ करिएगा, साइंस भी करिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है दोस्तों लाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, लाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, प्रकाश के कारण विद्युत जनरेट करना, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कोई भी हमारा, जैसे सोलर सेल है, सोलर सेल, तो इसमें हम लोग लाइट पड़ा तो ऐसा तो नहीं है जितना लाइट पड़ेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो जितना लाइट दोगे आप उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी से नहीं निकलेगा, कुछ एनर्जी लगेगा उस इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से हटाने में, और फिर फ्लो होगा वो अपना अलग स्पीड से, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एनर्जी दिया h इंटू न्यू, न्यू में यहाँ पे न्यू है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, एच न्यू होता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। मान लिया आपने न्यू फ्रीक्वेंसी का एनर्जी दिया, ठीक है, बराबर होगा एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट होता है कि कितना ऊर्जा लग रहा है, एनर्जी लग रहा है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटाने में। तो आपने हट गया इलेक्ट्रॉन, और हटने के बाद वो फिर स्पीड v स्पीड से जा रहा है। तो जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो उस एनर्जी का यूज जो है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटा के उसको मूव करने में हो रहा है। ये हटाने वाला हो गया, ये मूव करने वाला है, हाफ mv²। तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। तो एच न्यू नॉट को यहाँ पे फाई बोला गया, और फाई मतलब होता है वर्क फंक्शन, जितना आपको एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटाने में, और वो v स्पीड से अगर जा रहा है तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो जो भी आपने एनर्जी दिया वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv² के इक्वल होता है। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको हर्ट्ज ने 1887 में बोले थे, और आइंस्टीन इसको 1905 में एक्सप्लेन किए थे। इन्हीं को उसके बाद नोबेल प्राइज़ मिलता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। उन्होंने बोला कि जब कोई मेटल जो है उस पर लाइट गिरता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, और उस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है वो प्रकाश के कारण हो रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा लाइट का एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। लाइट का यूनिट क्या होता है, फोटोन, ठीक है। जैसे कपड़ा होता है तो कपड़ा को किस में नापते हैं,
मीटर में, तो उसी तरह लाइट को किस में नापते हैं, फोटोन में नापते हैं। लाइट फोटोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हमें लाइट का पार्टिकल नेचर जो है वो पता चलता है। ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। h बराबर h0 प्लस हाफ mv², ये आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद अगर हम लेजर के बारे में देखेंगे तो लेजर का जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है। समझिए, आपको पता चल जाएगा। जब हम रेडिएशन को एमिट करते हैं, निकलता है, तो उसके कारण लाइट एम्पलीफाई हो जाएगा, लाइट का क्या हो जाएगा, प्रवर्धन हो जाएगा। लेजर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या है लेजर का, कि लेजर जो होता है वो कोहेरेंट होता है, सुसंगत होता है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर का जनरली होता है, और हाईली डायरेक्शनल, उसका डायरेक्शन एकदम दिशात्मक होता है, दिशात्मक, ठीक है। लेजर का यूज किया जाता है आपको सर्जरी में, संचार में, कम्युनिकेशन में, बार कोड के रीडर में लेजर का यूज होता है, सीडी डीवीडी में होता है, लेजर प्रिंटर्स में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेब ऑप्टिक्स देख लिया, अब हम अगर फाइबर ऑप्टिक्स देखें तो फाइबर ऑप्टिक्स अब समझ में आया, हमने देखा जो आपका इंटरनेट जो हमारे घर पे पहुंचता है फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा, भारत नेट के द्वारा, या फिर जियो फाइबर आपने सुना होगा, एयरटेल फाइबर, तो वो सब जो काम करता है वो किस पे करता है, वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में, संचार प्रणाली में। ये पेट के अंदर या शरीर के अंदर कोई चीज़ का हमको फ़ोटो लेना है तो इंडोस्कोपी किया जाता है, तो इंडोस्कोपी में फाइबर ऑप्टिक्स का ही प्रयोग होता है, मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फाइबर ऑप्टिक्स का ही प्रयोग होता है। उसी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट केबल अगर करना है तो उसके लिए भी हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसका नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म, हम लोग सब बचपन में जो है मैग्नेट से, चुंबक से खेलते थे, है ना। तो चुंबक क्या होता है, अगर हम नेचुरल चुंबक का बात करेंगे तो ये आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को जो है ये अट्रैक्ट करता है, कोई भी चुंबक। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और हमेशा एक मैग्नेट में दोनों पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अलग अलग नहीं होगा कि ये नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, साउथ पोल का। जैसे ये मैग्नेट है कोई, तो इसका अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इधर साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल है तो इधर साउथ पोल होगा, मतलब एक मैग्नेट में दोनों पोल्स रहते हैं। अगर एक पोल को एक साथ ध्रुव को लेके आएंगे, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल को, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अपोजिट पोल लेके आएंगे, नॉर्थ पोल के साउथ पोल के साथ, साउथ का नॉर्थ के साथ, तो अट्रैक्शन होगा, आकर्षित होगा, ठीक है। मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन होता है, जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल से हो साउथ पोल से, तो जो मैग्नेटिक लाइन्स इसमें कोई भी मैग्नेट से निकलता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ घुसता है, तो इस तरह से होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये हो गया मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक लाइंस होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की जाएगा, और मैग्नेट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्मल केस में नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अगर अर्थ का मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे तो पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा मैग्नेट का काम करता है, ठीक है। और ये अपने एक्सिस के, रोटेशन एक्सिस से लगभग 11 डिग्री जो है पृथ्वी का झुका हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो रोटेशन एक्सिस है उससे 11 डिग्री झुका के एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट पृथ्वी के अंदर है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बार मैग्नेट के कारण ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये रोटेशन एक्सिस हो गया मान लो, ठीक है। तो इस रोटेशन एक्सिस से 11 डिग्री टिल्टेड, मतलब ये रोटेशन एक्सिस है, इस रोटेशन एक्सिस से 11 डिग्री झुका हुआ एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, उसी से ये नॉर्थ पोल हो गया मान लो, साउथ पोल, तो इसी से हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऐसे ऐसे जनरेट होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस के बारे में विलियम गिलबर्ट ने बताया था, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक अगर हम तत्व के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक डेक्लिनेशन होता है, अवनति होता है। ये क्या होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है। डेक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन डिप, झुकाव डुबकी, या फिर डिप ही पढ़िए, डुबकी मत पढ़िए, या फिर हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, क्षैतिज तीव्रता, ये आपका मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में, तो नाम से पता चल रहा है जो अस्थाई मैग्नेट होता है वो हमेशा चुंबक रहेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा चुंबक नहीं रहेगा, जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो मैग्नेट का काम करेगा। लेकिन और जब से इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम नहीं करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब उसमें करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा उसमें जाता है, तो ये मैग्नेट बन जाता है और टेम्पररी मैग्नेट बनता है, अस्थायी चुंबक।
और ये स्ट्रांग होता है और इसका पोलैरिटी को रिवर्सेबल है। जैसे कोई मान लो मैग्नेट है, जो नेचुरल मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिधर होगा तो होगा, इसको चेंज करके आप इसको साउथ और इसको नॉर्थ नहीं बना सकते हो। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पोल, वो तो चूँकि मैग्नेट तो है ही नहीं, वो तो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो आपका नॉर्थ पोल साउथ और वो मैग्नेट बन गया, और कोई नॉर्थ हो गया कोई साउथ हो गया। मान लो इधर से अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा, ठीक है, तो ये मान लो नॉर्थ हुआ, लेकिन अगर हम इधर से करंट भेजेंगे तो हो सकता है कि इसको साउथ और इसको नॉर्थ। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और ये स्ट्रांग होता है और ये यूज किया जाता है क्रेन्स में, चीज़ों को उठाने में, रिले में, और इलेक्ट्रिक घंटी में, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट वो नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल, उसको हम लैब में भी बना सकते हैं। और इसका जो पोलैरिटी होता है, किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा, वो फिक्स होगा। और इसको कंपास में, ठीक है, कंपास मतलब जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, दिशा सूचक यंत्र, या फिर स्पीकर में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियो वेडियो में हम लोग देखते भी थे, मैग्नेट रेडियो तोड़ते थे तो पीछे मैग्नेट निकलता था, तो वो सब परमानेंट मैग्नेट था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। मैंने आपको बताया था जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कोई भी यूनिट एरिया से, कोई भी एरिया से कितना हमारा मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय तरंग उससे गुजर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर एरिया चेंज करेगा या उसका अमाउंट चेंज करेगा तो उसके कारण उसमें जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक वोल्टेज जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिसके बारे में फैराडे ने बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इंडक्शन कुकर में और ट्रांसफार्मर में, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले आपको ये सब बताया है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, ठीक है, आधुनिक भौतिकी के बारे में। इसमें ऑलरेडी हमने ये सब देख लिया है कि एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर और क्वांटम फिनोमिना से ये रिलेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, फ्यूजन, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऑलरेडी हमने आपको ये सब बता दिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे तो जे थॉमसन जो थे 1897 में इलेक्ट्रॉन को इन्होंने डिस्कवर किया था, और इसके लिए इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, ठीक है। फिर रदरफोर्ड 1911 में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया सेंटर में न्यूक्लियस जो होता है बहुत हेवी होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बोर मॉडल फिर आया 1913 में। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कहीं भी मूव करेगा, ये कोई फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है और हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, जिसको फर्स्ट ऑर्बिट को N1 N2 N3 ऐसे करके रखते हैं। एनर्जी जो होगा कोई अगर एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, अगर हाई ऑर्बिट है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ऊपर, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो हाई इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और वहीं कोई इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जा रहा है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, तो एनर्जी को वो रिलीज करता है, छोड़ता है। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा में छलांग लगाने पर अवशोषित उत्सर्जित ऊर्जा होती है एक से दूसरे में जाने पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर। इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको कल बताया था, ठीक है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या देखा जाता है। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या में हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं, तब मास नंबर निकलता है, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा। आइसोबार को समभारी बोलते हैं, जिसमें मास नंबर सेम होगा, मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। फिर एक आइसोटोन होता है, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास नंबर अलग अलग होगा, उनको बोलेंगे समस्थानिक। ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, उसको बोलेंगे समभारी, आइसोबार। ऐसे एलिमेंट्स जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे उनको बोला जाएगा आइसोटोन, ठीक है। उसका रेडियो एक्टिव रेडिएशन के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे फिर दोबारा उसको देख लेते हैं। अल्फ़ा रेडिएशन जब होगा, मान लो कोई एलिमेंट है उसे अल्फ़ा रेडिएशन होगा, अल्फ़ा विकिरण निकलेगा, तो उसके कारण उसका एटॉमिक नंबर जो होगा 2 कम होगा, मतलब हीलियम 2 4 निकल रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और मास नंबर 4 कम हो जाएगा। अल्फ़ा जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही भारी होता है, जिसके कारण इसका जो भेदन करने की क्षमता होती है, प्रवेश करने की क्षमता, वो कम होती है। बीटा जो है उसका स्पीड अल्फ़ा से अधिक होता है और ये हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा पार्टिकल जब निकलेगा, ठीक है, तो मतलब समझिए कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकल रहा है और इसका पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा से अधिक होता है।
गामा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही इसका कोई मास होता है गामा का, ठीक है। और इसका पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा और बीटा से अधिक होता है। तो ये याद रखिएगा, अल्फ़ा जब भी निकलेगा तो 2 उसका एटॉमिक नंबर कम होगा और 4 उसका मास नंबर कम होगा। बीटा जब होगा तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन उससे आप निकाल दीजिएगा तो उसका जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा उसमें वो घट जाएगा, ठीक है। और गामा में क्या होगा, कोई भी उसका मास नहीं होता है, कोई भी उसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, कोई भी चार्ज नहीं होता है गामा में। और ये सबसे ज़्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर गामा का ही होता है, ठीक है। तो सबसे कम अल्फ़ा का पेनिट्रेशन पावर होगा, उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद गामा, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ और एक्टिविटी देखते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, अर्धवायु टाइम फॉर हाफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टू डिके, आधे रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय होने में जो लगा समय है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। और एक्टिविटी क्या होता है, क्रियाशीलता, ये होता है डीके रेट, किस रेट से कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके हो रहा है उसको बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक है, क्षय दर। और एक्टिविटी को नापते किस में है, किस रेट से वो क्षय हो रहा है। क्रियाशीलता कैसे नापा जाता है, तो बैकरल के यूनिट में रेडियो एक्टिविटी जो है रेडियोधर्मिता या क्रियाशीलता नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, तो यहाँ पे उसको रिपीट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटिविटी के बारे में देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था 1905 और 1915 में। इन्होंने बोला था कि, ठीक है, इन्होंने बोला था कि E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इन्होंने बोला डेल्टा एम मतलब होगा चेंज इन मास, तो मास का जब चेंज होता है तो उसको हम लोग जब सी स्क्वायर मतलब स्पीड, स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है। तो इन्होंने बताया कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों रिलेटिव होता है, ठीक है। हमारा जो एटम बम ये सब काम करता है, ठीक है, वो सब काम करता है रिलेटिविटी पे, ठीक है। तो स्पेशल रिलेटिविटी विशेष सापेक्षता क्या होता है, लॉ ऑफ फिजिक्स सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। चाहे आप कोई भी इनर्शियल फ्रेम के जड़त्व फ्रेम में देखें, फिजिक्स का लॉ जो है सेम होगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन्होंने बोला कि एनर्जी को मास के मल्टीपल में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास और एनर्जी का द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता होता है इक्वल टू mc², ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल रिलेटिविटी विशेष सापेक्षता। जनरल रिलेटिविटी की बात करेंगे तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बोला, गुरुत्वाकर्षण जो इक्वल टू कार्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, स्पेस टाइम की वक्रता को ही ग्रेविटी बोला जाता है, इन्होंने बोला। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिन्होंने बोला कि मास और एनर्जी आपस में रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद क्वांटम थ्योरी का बात करेंगे तो मैक्स प्लैंक ने दिया था, एक व्यक्ति थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने जो है क्वांटम थ्योरी को दिया था। इन्होंने बोला कि एनर्जी जो एमिट होता है वो लगातार एमिट नहीं होता है किसी भी चीज़ से, उत्सर्जित अवशोषित जो होता है वो लगातार मतलब उसमें नहीं होता है, ठीक है, वो असतत होता है। सतत मतलब कंटिन्यूस नहीं होता है, वो टुकड़ों टुकड़े में होता है। और उस एक टुकड़ा को नाम उन्होंने दिया क्वांटम। और फार्मूला था एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू यहाँ पे जो है इसको न्यू पढ़ते हैं, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच जो हो गया वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया और न्यू जो हो गया वो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एनर्जी बराबर होता है एच इंटू न्यू। तो आइंस्टीन जो था इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो देते हैं। मैक्स प्लैंक ने 1900 में दिया, आइंस्टीन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1911 1915 में देते हैं, मतलब बाद में, ठीक है। मॉडर्न हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी है वो आपका क्वांटम थ्योरी पे ही काम करता है, जो ये बोलता है कि एनर्जी जो रिलीज होता है वो लगातार नहीं होता है बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में असतत पैकेट्स में होता है, जिसको क्वांटा उन्होंने बोला, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ करंट मतलब क्वेश्चंस हैं, अब ये देखिएगा आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका सबसे पहले बेसिक्स फंडामेंटल देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर ये है कि इलेक्ट्रिक जो है वो बड़े मेजर चीज़ है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो माइनर होता है। जिस तरह से एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है बड़ा, हम लोग पूरा इंडिया की बात करें, वहीं एक छोटा सा कोई बात करेंगे कोई इंस्टीट्यूट का तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो है छोटे छोटे चीज़ों पे काम करता है, जैसे चिप पे, मोबाइल पे। ये वहीं इलेक्ट्रिक देखेंगे तो उसमें वो किस पे देखेगा, आप देखिए बड़ा बड़ा चीज़, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में छोटा छोटा चीज़ जैसे चिप हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, वो सब। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डिवाइसेस में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सेमीकंडक्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित होता है, ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए कैथोड रे ट्यूब क्या होता है। तो कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, एक ट्यूब है किस चीज़ का, ग्लास का। तो ग्लास का एक ट्यूब है जिसके अंदर बहुत ही कम प्रेशर वाला गैस है और उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो मतलब एक ट्यूब होता है ग्लास का जिसमें हम लोग लो प्रेशर मेंटेन करते हैं, गैस इसमें लो प्रेशर पे, और बहुत हाई वोल्टेज अगर इस ट्यूब पे आप अप्लाई करोगे हाई वोल्टेज, तो यहाँ से आपका कैथोड रेज निकलेगा। कैथोड रे, इसको कैथोड ट्यूब बोलते हैं। इस कैथोड ट्यूब से कैथोड रे निकलता है। कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ठीक है। उसी को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जो ग्लास ट्यूब होता है उसमें जब लो प्रेशर का गैस होता है भर देते हैं और हाई वोल्टेज देते हैं, तो उससे के कारण कैथोड रेज उससे निकलता है। और कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, ठीक है। और ये कैथोड रे ट्यूब यूज होता है कहाँ पे, टीवी, हमारा जो टीवी पिक्चर का टीवी जो चलता है, या जो हमारा ओसिलोस्कोप होता है, वो सब जो है कैथोड रे ट्यूब उसमें यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे देखते हैं। एक्सरे को डिस्कवर किए थे विलहेल्म रोएंटजेन ने 1895 में। इनको उनके कारण जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जब भी मान लीजिए कोई मेटल का टारगेट है, इसमें जब हाई इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज़ी से स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन को इस पर हम लोग टकराते हैं, कोई मेटल है, ठीक है, कोई धातु है, इस पर जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है इस पर जब स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तब जो है इससे एक्सरे जो है वो निकलता है, ठीक है। तो एक्सरे का प्रॉपर्टी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका वेवलेंथ कम होता है, बहुत कम होता है, इसका पेनिट्रेशन पावर अधिक होता है, तभी ना इसका उच्च प्रवेश होता है, तभी तो हमारे बॉडी में जो हड्डी वड्डी है और सारा चीज़ का ये एक्सरे से पता चल जाता है। तो हमारे बॉडी का स्किन को क्या करता है, पेनिट्रेट करके हड्डी पे फोटो खींचता है हड्डी का, ठीक है। इसका यूज होता है मेडिकल इमेजिंग में, चिकित्सा इमेजिंग में, कैंसर ट्रीटमेंट में, कोई भी किसी चीज़ में फ्रैक्चर्स अगर है, टूटा फूटा है, वो उसको डिटेक्ट करने में, पता लगाने में मदद होता है। सिक्योरिटी स्कैनर जो हम देखते हैं आपका सुरक्षा स्कैनर में भी आपका इसका यूज होता है। फिर टेलीविज़न के बारे में देखेंगे। टेलीविज़न जॉन लॉगी बेयर्ड ने इसका इन्वेंट किया था। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, और कैथोड रे ट्यूब हमने देखा उसी पे ये काम करता है, उसी के सिद्धांत पे। अब मॉडर्न टीवी में जो है एलईडी या फिर एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या लाइट एमिटिंग डायोड, वो यूज होता है। अब तो ऑर्गेनिक एलईडी भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, कंप्यूटर रिलेटेड। तो कंप्यूटर जो है इसका इन्वेंशन थे चार्ल्स बैबेज, और मॉडर्न कंप्यूटर का टूलेरिन थे, ठीक है। कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में आप याद रखिएगा किसमें क्या यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में यूज होता था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो याद रखिएगा, कैसे भी याद कर लीजिए शॉर्ट बना के, VTIMA, ठीक है, VITMA। VIT है कॉलेज, सॉरी BTI याद कर लीजिए, ठीक है, एक मिनट, VTIMA, ठीक है। तो टीमा, तो वी से हो गया वैक्यूम ट्यूब, टी से ट्रांजिस्टर, आई से इंटीग्रेटेड सर्किट, एम से माइक्रो प्रोसेसर, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 5 जनरेशन का कंप्यूटर है, ये सब यूज होता था, याद रखिएगा, ठीक है। उसका रडार के बारे में देखते हैं। रडार का जो फुल फॉर्म है वो है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है रडार का फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसमें रडार में रेडियो वेव्स यूज होता है और डिटेक्ट किया जाता है कि क्या कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को, ठीक है। रेडियो वेव छोड़ा जाता है, मान लो कोई एयरक्राफ्ट है, इसे रेडियो वेव छोड़ोगे तो यहाँ पे कोई अगर ऑब्स्टेकल होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है, जैसे फ्लाइट मूव करता है तो सामने कोई चिड़िया विड़िया आ जाए या कोई भी फ्लाइट सामने से आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा, दिखता तो नहीं है। तो फ्लाइट जो है वो रेडियो वेव छोड़ते रहता है, रडार उसमें लगा होता है, ठीक है। और अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल होगा तो उसे रेडियो वेव जो फ्लाइट ने छोड़ा है फिर टकरा के वापस आएगा तो पता चल जाएगा सामने कुछ है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट के नेविगेशन में, विमान के नेविगेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम पूर्वानुमान में, मिलिट्री में, ये सब में यूज होता है, ठीक है, रडार ये सब, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट है सेटेलाइट। ये सब हमने देख लिया था। सेटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह जो होता है एक ही समय में पूरे पृथ्वी में एक ही टाइम में एक ही जगह रहेगा। इसका टाइम पीरियड 24 ईयर रहता है। 24 आवर में पृथ्वी के चारों चक्कर लगा लेता है। पोलर सेटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो पोलर सेटेलाइट जैसे ये अर्थ है हमारा, मान लो, तो पोलर सेटेलाइट हमारा ये पोल है, तो पोल के ऐसे से गोल गोल करता है, उसको पोलर सेटेलाइट बोलते हैं। पासेस ओवर पोल्स, ठीक है, ध्रुव के ऊपर से ये गुजरता है और पूरे पृथ्वी को ये टुकड़ों टुकड़ों में घेरता है, मतलब कवर कर लेता है, ठीक है। पोलर सेटेलाइट का यूज होता है वेदर में, जीपीएस में, मिलिट्री में और कम्युनिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस टेलीस्कोप। अंतरिक्ष में भी
दूरबीन सेटेलाइट लगा हुआ है, जिसमें दूरबीन लगा हुआ है जो अंतरिक्ष का फ़ोटो खींचता है, उसको बोलते हैं स्पेस टेलीस्कोप। जैसे 1990 में सबसे पहला हबल स्पेस टेलीस्कोप था जो गहरे से अंतरिक्ष का फ़ोटो खींच के भेजता था, तो वो गहरे अंतरिक्ष को देखने के लिए काम आता था। एडवांटेज क्या है, तो अगर अंतरिक्ष में ऊपर में लगा हुआ है तो एटमॉस्फेयर में जो बादल बादल है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बादल के भी वो ऊपर है, वहाँ पे उसका डिस्टर्बेंस उतना नहीं होगा, वायुमंडल विकृति से बचाया जा सकता है। और भी एग्जांपल है जेम्स वेब टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का भी है, वो काम करना बंद कर दिया। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो यूज होता है 2021 से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो रेडियो वेव्स देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। रेडियो वेव से ये हम लोग क्या देख रहे हैं, संचार के लिए क्या क्या यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। तो चाहे वो एएम हो या एफएम हो या ब्रॉडकास्टिंग हो, उसके लिए जैसे यूज होता है ना ऑल इंडिया रेडियो, वो सब क्या यूज होता है, रेडियो वेव्स। फिर मोबाइल फ़ोन और सेटेलाइट जो में यूज होता है माइक्रोवेव्स। ठीक है, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर। और ब्लूटूथ और वाईफाई जो यूज होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है, कम दूरी का डेटा ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ या वाईफाई। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे ये आपका क्वेश्चंस है, आपका आराम से बन जाएगा, आप एक बार उसको देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, सौर ऊर्जा है ये, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो है नाम से पता चल रहा है सूर्य से आपको प्राप्त होगा, और सूर्य चूँकि कभी भी ख़त्म नहीं होगा इसलिए, और वो बार बार रिन्यू होते रहता है ना, ख़त्म होगा लेकिन वो करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे, इसलिए सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल बोलते हैं, और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए क्लीन एनर्जी है। इसमें क्या होता है कि एक सोलर सेल होता है, सेल मतलब समझ लीजिए बैटरी। तो इसमें जब हमारा और ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और इसी बैटरी से हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सोलर सेल होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम का जनरली होता है, सेमीकंडक्टर का। उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो हमने देखा था एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा फ्लो करेगा, और वही विद्युत धारा जब हम स्टोर कर लेंगे बैटरी में तो लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर स्टोर आप नहीं करोगे तो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसी से तार कनेक्ट करके बल्ब जलाओ तो बल्ब भी जलता है, जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक लाइट अब जितना है सोलर सेल ये सब यूज होता है। ठीक है, तो सोलर सेल जो होता है वो फोटो वोल्टेक सेल होता है। फोटो मतलब हो गया सूर्य का प्रकाश, और वोल्टेक मतलब वोल्टेज से रिलेटेड है। तो जब सूर्य का प्रकाश कहीं पे पड़ रहा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, उसी सेल को सोलर सेल बोला जाता है। ये सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें यूज होता है सेमी कंडक्टर जो सिलिकॉन जर्मेनियम से बना होता है। इसमें कैलकुलेटर में भी सोलर सेल होता है ना, छोटा छोटा वह बैटरी सोलर वाला। स्ट्रीट लाइट या सेटेलाइट जो होता है, अब देखो स्पेस में जो है वो हमारा सेटेलाइट घूम रहा है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, मतलब और बहुत साल से 5 10 20 25 साल से घूम रहा है, तो उसको सूर्य जो हमारा स्पेस है, ठीक है, उसमें वहाँ क्या है, सूर्य है, तो सूर्य से वो वहाँ पे बैटरी लगा हुआ है सेटेलाइट में सोलर सेल, तो सोलर सेल चार्ज हो रहा है फिर वो घूम रहा है, तो इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में क्या होता है, ये हवा इधर से चल रहा है, यहाँ पे हम एक टरबाइन लगा लेंगे। ठीक है, टरबाइन लगा लेंगे, हवा चलेगा, टरबाइन घूमेगा। ठीक है, पंख घूमेगा, पंख से हम लोग ये टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से इसको बैट, अब जब भी कोई घूम रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह से जनरेटर यहाँ लगा होता है यहाँ पे, और फिर वो बिजली में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, हवा के स्पीड से काइनेटिक एनर्जी जो रहता है हवा का गतिज ऊर्जा, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी हो गया वो, उससे हम लोग टरबाइन ये चलाएंगे, पंखा, पंखा से टरबाइन चलेगा, टरबाइन से जनरेटर चलेगा, जनरेटर से फिर हम लोग बिजली को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, राइट। तो ये भी नॉन पॉल्यूटिंग है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। और सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमारा विंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो तमिलनाडु से होता है, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रो एनर्जी, ये भी आपका इसको पन बिजली बोलते हैं, पानी से चलता है, इसमें भी टरबाइन लगा होता है, उसको भी हम लोग पानी के स्पीड से, जैसे कि ये पानी कहीं से गिरा रहे हैं हाइट से, यहाँ पे आपका लगा हुआ है पंखा, ये घूमेगा, उसके बाद इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है MGH, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो कहीं हाइट पे पानी रखते हैं तो उसमें MGH एनर्जी है, वो गिराते हैं धीरे धीरे टरबाइन पे, तो टरबाइन हमारा घूमता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है विद्युत ऊर्जा में। एग्जाम्पल है भाखड़ा, जितने भी सारे डैम हैं यहाँ पे लिया हुआ है एग्जाम्पल, भाखड़ा नांगल डैम और तेहरी डैम, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी है। उसके बाद देखते हैं बायोमास के बारे में। बायोमास मतलब समझ लीजिए गोबर उबर हो गया, लकड़ी वकड़ी हो गया, ठीक है, क्रॉप का रेसिड्यू हो, उसको हम लोग सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद
ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन कराते हैं, मतलब सड़ाते जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब absence में छड़ाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय पाचन, मतलब एनारोबिक डाइजेशन, मतलब ऑक्सीजन के absence में। तो उसके बाद वो जो सड़ेगा तो उससे निकलेगा बायोगैस। ठीक है, बायो वो गैस है, फिर गैस को आप यूज कर लीजिए, खाना उसे बनाइए, ठीक है, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा, तो बायोगैस है, इस गैस से हम लोग कोई पानी वानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करेंगे, फिर यहाँ पे टरबाइन लगा होगा, फिर टरबाइन से बिजली को प्रोड्यूस करेंगे, या सिंपल इस गैस का भी प्रयोग करके हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो बायोगैस से जो गाँव में भी यूज भी होता है, बचपन में भी हम लोग बायोगैस बनाते भी थे, है ना, छोटा छोटा घर जगह पे बनता था। ठीक है, तो वो कुकिंग फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता था। ठीक है, इसमें मीथेन जो होता है वो 60% के आसपास रहता है। उसके बाद है आपका जियो थर्मल एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है, जियो मतलब हो गया पृथ्वी, और थर्मल मतलब हीट। अब देखिए ये हमारा पृथ्वी है, इसके नीचे है क्रस्ट है। पृथ्वी किससे बना है, क्रस्ट से, फिर मेंटल से और कोर से। तो जो मेंटल वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही गर्म है, तो वहाँ से और बीच में अगर पानी अगर आ गया, पानी का लेयर, तो गर्म, नीचे हीट है, तो ये पानी जो होगा गर्म होगा, भाप बन के ऊपर उठेगा, और पृथ्वी के जहाँ भी इसको क्रैक मिलेगा उसे निकलेगा, और यहीं पे अगर आपका टरबाइन लगा हुआ है तो ये घूमेगा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसको स्टोर करके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। जनरली ये आपको कहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पुगा वैली, वहाँ पे आपको दिखेगा। इसके अलावा बहुत सारा आपको इंडिया में गर्म कुंड ये सब दिखेगा। वो सब है क्या, वो सब है कि पृथ्वी के अंदर में हीट है, फिर उसके कांटेक्ट में जब पानी आ रहा है तो पानी गर्म हो जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो भाप बन जाता है, और वही भाप फिर हम उससे टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन से बिजली जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से ऊर्जा। सोर्स क्या है जियोथर्मल एनर्जी का, कहाँ से जनरेट होता है, तो हॉट स्प्रिंग्स है, गीजर से, वोल्केनोज है, गर्म झरने, गीजर और ज्वालामुखी। एप्लीकेशन क्या है जियोथर्मल एनर्जी का, इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लीजिए, या फिर गर्म करने के लिए भी यूज हम लोग करते हैं। फिर उसका देखते हैं टाइड्स एंड वेव एनर्जी। तो ये टाइड एंड वेव एनर्जी जो होता है, जब समुद्र का ले जल स्तर ऊपर या नीचे होता है, टाइड्स आप जानते हैं कैसे होता है, पृथ्वी, सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है आपका टाइड्स जनरेट होता है। तो टाइड का भी लेयर जब ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो उसके कारण भी टरबाइन उसमें लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करके पानी को इधर ले गए, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए कोई टरबाइन, ठीक, ऐसा करके। ठीक है, या फिर समुद्र है, इसमें हम लोगों ने कहीं से कुछ गड्ढा वड्ढा करके यहाँ पे एक पंख लगा दिए, मतलब वो फैन लगा दिए। तो जब पानी का स्पीड होगा तो ये जो फैन होगा घूमेगा घूमेगा, तो जब भी फैन घूमेगा टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, बिजली जनरेट कर लीजिए। या फिर टाइड्स, जब मान लीजिए बहुत हाई टाइड हुआ था, हाई टाइड हुआ तो पानी ऊपर इधर से चला जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा ज्वार भाटा में, हाई में, और फिर ये टरबाइन मूव करेगा और पानी ऊपर चला जाएगा पूरा इधर, इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। उसका जब पानी नीचे चला जाएगा तो पानी तो यहाँ नहीं जा रहा, लेकिन तो ये वाला जो पानी है उसको धीरे धीरे करके नीचे गिराते रहते हैं इधर से, तो फिर ये टरबाइन घूमते रहता है हमेशा। जब भी टाइड्स आता है तो ऐसे ऐसे, तो उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो ये भी क्या है, आपका रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, और या फिर वेव एनर्जी भी वही होता है, सी वेव्स के कारण ये जनरेट होता है। तो वेव एनर्जी जो होता है ये आपको ओशियन के सरफेस पे भी हो सकता है, या फिर ओशियन के अंडरग्राउंड भी हो सकता है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी है और लोकेशन स्पेसिफिक है। हर जगह आपको टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी जनरेट नहीं होगा। समुद्र में भी जहाँ पे टाइड्स ऊंचा नीचा आ रहा है वहीं पे होगा, है ना, नॉर्मल जहाँ पे सी लेयर है वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, मैंने ऑलरेडी बताया, न्यूक्लियर एनर्जी जनरली न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से होता है। जनरली हम लोग फ्यूजन यूज करते हैं कि फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होता है, हाइड्रोजन में इसी पे काम करता है। तो फ़ायदा क्या है, इसका एनर्जी आउटपुट जो होगा परमाणु ऊर्जा का बहुत ज़्यादा होता है। कम रॉ मटेरियल यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। ग्रीन हाउस गैस एमिशन मतलब CO2 हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब इसमें नहीं निकलता है। डिसएडवांटेज ये है लेकिन है इसका कि जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, एक बार आपने यूरेनियम यूज कर लिया, फिर अगर वो वेस्ट हो गया तो फिर उसमें रेडिएशन थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है। आपको देखना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो झारखंड में एक आपका सर्च मारिएगा यूट्यूब पे, छोटा सा देख सकते हैं, 4-5-6 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का, जादूगोड़ा करके एक जगह है, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। ठीक है, तो जादूगोड़ा या GOD है, तो उसमें देखिएगा पश्चिमी सिंहभूम के आसपास ये है, एक एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से न्यूक्लियर वेस्ट के कारण वहाँ को दिक्कत हुआ है ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, और ये या फिर एक्सीडेंट का खतरा भी होता है। आप चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में जानते हैं, वहाँ पे जो हमारा मॉडरेटर था, जो कूलेंट था, वो काम नहीं कर पाया, पूरा ब्लास्ट हो गया। ठीक है, और फिर फट के निकल गया रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरा, फिर वहाँ के लोगों को रिएक्शन हुई, सब हुआ, बहुत लोगों को वहाँ पे अभी भी बॉडी में अपंगता, डिफॉर्मिटी वो सब रहता है। ठीक है, फिर
नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है कि एनर्जी को हम लोग ना तो बर्बाद, मतलब एनर्जी को हम लोग को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपका जो खासकर अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस हम लोग निकालते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, कोयला पेट्रोलियम। इसलिए एनर्जी को कंजर्व करने का ज़रूरत है, ताकि हमको फॉसिल फ्यूल का डिपेंडेंस कम हो और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग यूज कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज हम लोग ज़्यादा करें। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अप्लायंस है उसका एफिशिएंसी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ताकि वो कम एनर्जी में लंबे समय तक चले। रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हैं, ऐसा बिल्डिंग बना सकते हैं जो एनर्जी कम ले और ज़्यादा आउटपुट दे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम उससे भी एनर्जी हमारा कम होगा, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखिए, एक बस है उसमें 50 लोग बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 50 लोग अगर अपना अपना गाड़ी लेके जाते हैं, तो एक गाड़ी में अगर 2-3 लोग भी बैठा तो 20 गाड़ी हमको लगता। तो 20 गाड़ी अगर जा रहा है सेम डिस्टेंस को, तो इसके लिए ज़्यादा पेट्रोल चलेगा। और वहीं एक बस में 50 लोग जा रहे हैं तो बहुत कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू 20 गाड़ी, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से हमारा जो एनर्जी बचेगा, ठीक है, फ्यूल ये सब बचेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एनर्जी यूज। तो अगर ऊर्जा उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव पे देखते हैं, तो अगर हम फॉसिल फ्यूल जलाएंगे दोस्तों, जीवाश्म ईंधन, तो उससे हमारा एयर पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैस निकलेगा। अगर हाइड्रो पावर आप चलाइएगा, तो हाइड्रो पावर के लिए आपको डैम बनाना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा, लोग डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होगा, पारिस्थितिक प्रभाव पड़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी अगर यूज करोगे तो रेडियो एक्टिव वेस्ट रहता है, डिजास्टर का रिस्क हो सकता है, आपदा का। और रिन्यूएबल एनर्जी यूज करोगे तो साफ तो है, लेकिन इसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, प्लस ये इंटरमीडिएंट है। अब देखो सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी तभी तक काम करेगा जब तक आपको सूर्य का लाइट से वो चार्ज होगा, ठीक है। अगर लंबे समय तक 5-10 दिन अगर सूर्य नहीं आया निकला, तो फिर उसके बाद आपको वो सोलर एनर्जी काम नहीं करेगा। विंड एनर्जी भी तभी काम करेगा जब आपको हवा बहेगा। हाइड्रो एनर्जी भी तभी काम करेगा जब आपके पास पानी स्टोर रहेगा। बायोमास भी तभी काम करेगा जब आपके पास बायोमास होगा, है ना, बायोगैस तभी काम करेगा। न्यूक्लियर भी उसी तरह से, हर का अपना जो है दिक्कत है, ठीक है। चलो उसके बाद जो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा किसको बोलते हैं? तो ऊष्मा जो है एनर्जी का एक रूप है जो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के, तापमान के अंतर के कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो किसके फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है? हीट के रूप में होता है। टेम्परेचर को, तापमान मतलब क्या होता है, वो चीज़ कितना गर्म या ठंडा है, उसका मेजरमेंट को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। ऐसा यूनिट अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो केल्विन है। टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर अलग अलग टाइप का होता है। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो थर्मामीटर, उसमें मरकरी होता है, किसी में अल्कोहल भरा होता है और कोई कोई डिजिटल थर्मामीटर भी होता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि हीट जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कितने तरह से होता है, तो हीट जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह 3 तरह से होता है। एक को बोलते हैं कंडक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं चालन। दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्शन, संवहन। और तीसरे को बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये मान लो चूल्हा है, ठीक, गैस है मान लो, इस यहाँ पे आपने कोई रॉड रखा है, तो रॉड जो है यहाँ गर्म होगा, लेकिन आप यहाँ टच करेंगे तो यहाँ भी आपको गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल दूसरे को गर्म करा, दूसरे तीसरे को, ऐसे ऐसे करके पूरा रॉड जो है वो गर्म हो गया और यहाँ पे आपको गर्मी लग रहा है, तो इसको कंडक्शन बोलते हैं, चालन बोलते हैं। ये आपको सॉलिड में होता है। इसमें पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करता। ये नहीं कि ये पार्टिकल गर्म हो गए डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, नहीं, पार्टिकल जो आगे वाले को गर्म किया, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, ऐसे करके पूरा पार्टिकल गर्म हो जाता है। इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे हीटिंग ए मेटल रॉड, जब मेटल रॉड को हम लोग गर्म करते हैं, तो जब सॉलिड में ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट कंडक्शन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह, कंडक्शन कारण होता है, पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इसमें फ्लूइड का एक्चुअल मूवमेंट होता है, जैसे लिक्विड है, गैस है, जैसे हम लोग पानी को बॉईल करते हैं, ठीक है। या फिर तो ये हमारा पानी है, कोई बर्तन में रखा हुआ है, यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल गर्म हुआ, तो ये पार्टिकल क्या किया, इसमें आगे आप देखिए कि पानी जब बॉयल होता है तो देखिए पार्टिकल ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे आता है, तो इस तरह से पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कन्वेक्शन, जो संवहन होता है, उसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है फ्लूइड का, तरल पदार्थ, द्रव या गैस का वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे सी ब्रिज है, समुद्री हवा है या उबलता पानी है, तो ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल, संवहन का, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, कन्वेक्शन में एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, किसका, मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, कंडक्शन में नहीं हो रहा है। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में
विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा का संचारण होता है, जैसे सनलाइट, सूर्य से हमको गर्मी मिल रहा है, तो क्या बीच में पार्टिकल गर्म हो रहा है क्या? उस तरह से नहीं, ना तो उसमें कंडक्शन हो रहा है, ना तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, ना तो कन्वेक्शन पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, बल्कि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हो रहा है। उसी तरह से जब हम लोग आग जलाते हैं फिर हाथ को गर्म करते हैं ऊपर से, तो हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी रेडिएशन के कारण हो रहा है, याद रहेगा। तो हीट को ट्रांसफ़र होने का, ऊष्मा का स्थानांतरण होने का 3 तरीका है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड ठोस द्रव और गैस का विस्तार कैसे होता है? तो कोई भी सब्सटेंस को, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो, उसको अगर आप गर्म कीजिएगा, ठीक है, हॉट हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, विस्तार होगा, और अगर उसको हम ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ेगा, कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। अगर पानी की बात करेंगे तो पानी का नेचर जो होता है थोड़ा सा असामान्य होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम लोग पानी को करेंगे, ठीक है, तो गर्म करेंगे तो पानी जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड नहीं करता है। इसीलिए मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है वाटर का वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, याद रहेगा। जनरली क्या होता है, पानी को अगर हम लोग गर्म कर, कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, जैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन पानी को अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एक्सपैंड नहीं करेगा। पानी का डेंसिटी जो होता है, घनत्व तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा, ठीक है। उसका देखते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है 1 kg का, उसका टेम्परेचर को आपको 1 केल्विन बढ़ाना है, ठीक है, गर्म करना है, तो आपको कितना एनर्जी चाहिए, कितना ऊर्जा चाहिए, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। कहने का मतलब आपके पास मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, उसका स्पेसिफिक हीट आपको जानना है, तो आप उसका 1 kg ले लीजिए, 1 kg, उसको उसका टेम्परेचर जो भी रहा उसका आप टेम्परेचर को 1 केल्विन करने के लिए उसको गर्म कीजिए, तो जितना आपको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसका यूनिट होता है जूल पर केजी केल्विन। क्या होता है इसका यूनिट? जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्लाइमेट को मॉडरेट करता है, ठीक है। लैंड के तुलना में देखो, ज़मीन जो होता है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ज़मीन का स्पेसिफिक हीट कम होता है, लेकिन पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो लैंड के तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण वो अर्थ के क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। इसीलिए आप देखिएगा जो कोस्टल एरिया है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको गर्मी लगेगा और ना ही ज़्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि क्लाइमेट को वो मॉडरेट कर देता है पानी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट, इसको हम लोग अव्यक्त गर्मी बोलते हैं, अव्यक्त ऊष्मा, या फिर हम लोग इसको छुपा हुआ ऊष्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ठीक है, तो जब भी हीट चाहिए होगा एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करने के लिए बिना टेम्परेचर बढ़ाए, कहने का मतलब है आपके पास सॉलिड है, ठीक है, उसको आपका टेम्परेचर उसको नहीं बढ़ाना है, बस उसका रूप को चेंज कर देना, उसके फॉर्म को, वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे देखिए, हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अब गर्म होने दीजिए, वो भाप बनेगा, भाप के ऊपर आप हाथ रखिए, तो पानी में जो आप हाथ डालेंगे तो उतना आपको नहीं जलेगा, बर्न नहीं होगा। लेकिन वही अगर भाप से, इवापोरेशन से, वेपर से जो हाथ है वो ज़्यादा जलता है, क्योंकि वेपर में लेटेंट हीट ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। तो लेटेंट हीट ऑफ, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ। तो 3 टाइप का लेटेंट हीट होता है। एक होता है फ्यूजन, जब भी सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज मतलब होता है पिघलना, ठीक है। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है, या फिर लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा तो लेटेंट हीट ऑफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूजन से रिलेटेड है। उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसमें क्या होता है लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज होता है। एप्लीकेशन क्या है कि बर्फ़ से हमको ठंडा लगता है, ठीक है, हमको पसीना ये सब जो आता है वो सब लेटेंट हीट के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए थर्मोमीटर और कुछ स्केल देखते हैं। इसमें एक टेम्परेचर को अलग अलग नापने के लिए हम लोग का अलग अलग स्केल है। जैसे हमारे पास सेल्सियस स्केल है, हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है। तो इसमें आपको फार्मूला है वो याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर क्या होगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, मतलब कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास 40 डिग्री
सेल्सियस है और इसको बोल रहा है कि आप चेंज कीजिए फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या यूज करेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस है 40, तो 40 लिख लीजिए प्लस 32। तो 5 से काटिए, 5 5 इंटू 8, 5 8 टाइम्स कितना होगा, 5×8 = 40, 9×8 = 72 और प्लस 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 104, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में हम चेंज करेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, फ़ारेनहाइट में से 32 इधर जाएगा और 5 इधर होगा और ना 5/9, तो F-32 इंटू 5/9। तो मान लीजिए आपके पास 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको चेंज करना है आपको डिग्री सेल्सियस में, तो -32 करेंगे इंटू 5/9। तो ये घट के कितना हो जाएगा, 4 में जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, है ना। 9 से काटेंगे तो 9×8 = 72 इंटू 5 तो था ही, तो कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे। ठीक है, और रैंकाइन में निकालना है तो फ़ारेनहाइट में जितना है उसमें 459 जोड़ लीजिए। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन क्या करता है दोस्तों, ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो हीट इंजन जो ऊष्मा इंजन क्या होता है, वह उपकरण होता है, वह डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर एफिशिएंसी क्या होता है, दक्षता या क्षमता इसको बोलते हैं। तो जितना आपको ये काम कर रहा है और उसके रिस्पेक्ट में आपने जितना वो हीट एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, तो उसको जब निकाल देंगे तो आपको निकलेगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम लोग ईटा के फॉर्म में लिखते हैं, इसको ईटा पढ़ते हैं, बराबर होता है W/QH। मतलब आपने कितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया, उसके रिस्पेक्ट में कितना आप उससे काम करा रहे हैं, वर्क डन। तो दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो आपको निकलेगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W/QH, जहाँ पे W जो है वो वर्क डन है, ठीक है, और QH जो है वो आपको कितना है वो उसने हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक, कितना हीट यूज किया वो है। तो हमारा जो स्टीम इंजन में भी क्या हो रहा है, हम लोग हीट कर रहे हैं, कोयला को जला रहे हैं, तो उससे हम लोग जनरेट कर रहे हैं क्या, ये वेपर, और वेपर से हम लोग मशीन को चला रहे हैं। तो हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। उसी तरह से हमारे गाड़ी में जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें क्या होता है, जो पेट्रोल है वो जल रहा है, पेट्रोल जलने के बाद वो हीट दे रहा है और हीट से फिर हम लोग उसका इंजन मतलब चला रहे हैं बाकी चीज़ें, तो वो क्या हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन। तो जो गाड़ी में इंटरनल कंबशन यूज हो रहा है या फिर स्टीम इंजन जो यूज होता है ना, जो आपने देखा होगा टॉय ट्रेन, पहले जो गदर मूवी अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या है, स्टीम इंजन यूज हो रहा है गाड़ी चलाने में। कोयला जला रहा है, कोयला से वेपर बन रहा है और वेपर से फिर हम लोग वो सब यूज कर रहे हैं, बिजली मतलब मशीन चला रहे हैं। ठीक है, उसका देखते हैं रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स के बारे में। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो है वो रिवर्स हीट इंजन पे काम करता है, रिवर्स उल्टा हीट इंजन पे, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर को छोड़ता है। तो ये रिवर्स हीट इंजन पे काम करता है कौन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स। तो हीट इंजन जो है वो काम कर रहा है किस पे, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है उल्टा काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और बाहर में छोड़ रहा है। ठीक है, और इसके लिए वो कूलिंग गैस यूज करता है, रेफ्रिजरेशन में, हीट पंप में होते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये गैस वो यूज करता है, वो हीट को ऑब्जर्व करके अंदर ठंडा दे देता है। लेकिन ये जो सारे जो गैस है, जो भी कंपाउंड होगा जिसमें आपको क्लोरीन होगा, ठीक है, वो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, तो क्लोरीन है, यहाँ भी देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो ये सब HFC उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि इसमें फ्लोरीन है, जिसमें क्लोरीन अगर होगा तो वो आपका ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसमें फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है, वो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने देखा होगा, जैसे सब्जी वब्जी के लिए अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी ये सब देखे होंगे तो लोग क्या करते हैं, एक कवर होता है, ठीक है, वो ढका हुआ, और यहाँ पे प्लांट लगा होता है, ठीक है, राइट, और और यहाँ पे बल्ब ये लोग जनरेट कर देते हैं ताकि हीट जो है जनरेट होगा, और यहाँ पे कवर होने के कारण हीट जो है वो टकरा के बाहर नहीं जा पाता है, अंदर ही रहता है। इसी को ग्रीन हाउस बोला जाता था। तो पृथ्वी भी जो है एक ग्रीन हाउस का हम लोग का काम करती है। पृथ्वी में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे CO2 है, मीथेन है, वाटर वेपर है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा
इफेक्ट, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है और हम लोग जो है मर जाते हैं इतना कम टेम्परेचर में। तो इसलिए नेचर ने क्या किया, प्रकृति ने एटमॉस्फेयर में CO2 मीथेन और ये सब था, लेकिन ये जो आदमी ने क्या किया, इसका कंपोजिशन को ह्यूमन ने बढ़ा दिया मात्रा को। जैसे वो पेड़ वेड़ काटेगा तो CO2 ये सब जो एटमॉस्फेयर में प्लांट एब्जॉर्ब करती वो नहीं एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में और बढ़ेगा। फॉसिल फ्यूल बर्न करोगे CO2 निकलेगा, चावल के खेत से मीथेन ये सब निकलता है ना, वाटर वेपर ये सब, तो ये सब बढ़ते गया। तो अभी जो है ग्रीन हाउस गैस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर और बढ़ने लगेगा। उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरत तो है पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की है, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग वैश्विक गर्मी बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या होगा, इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर जो होगा वो बर्फ़ पिघलेगा, समुद्र बर्फ़ पिघलेगा तो वो पानी जाएगा समुद्र में, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज भी होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी से ये जो है क्वेश्चन आपका है। आप कोशिश करेंगे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं दोस्तों। कल एक लास्ट क्लास लेंगे हम लोग फिजिक्स का, उसमें बाकी का पोर्शन हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और इसका PDF जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहे हैं, पार्ट 1 और 2 का। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।